सभी अपने व्यूअर्स का। हमारे बीच में हमारे सीआरसी चेयरमैन अंकुर कुमार गुप्ता जी मौजूद है। हमारे साथ हमारे सेक्रेटरी सीआरसी जेके तिवारी जी। और वो ऑलवेज जीएसटी पे, जीएसटी की बात के नाम से सर का वैसे भी स्लोगन चलता है। तो आज का जो टॉपिक है वो जीएसटी पे है, और दो हमारे बड़े जो एलिमिनेट स्पीकर है हमारे बीच में, जिनका आज हमें ज्ञानवर्धन यहाँ पर मौजूद मिलेगा। तो सीए गौरव अग्रवाल जी, सीए विनोद जी धमानी जी। तो आप सबका सर बहुत बहुत आपका स्वागत। आपने सीआरसी का अनुरोध स्वीकार किया, और आपके माध्यम से आज हम इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, जो कि 128 सेक्शन के ऊपर है और आपके अम्यूनिटी स्कीम, इस समय मुझे लग रहा है जीएसटी डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा चर्चा इसी की है। और 31 मार्च, जो कि कट ऑफ डेट के हिसाब से बहुतों को दिमाग में है कि इसी डेट तक हमें सब कुछ करना है। तो मुझे लगता है कि उस पर हमें यहाँ पर संज्ञान मिलेगा, और जो चीजें और हमें ध्यान रखने की रहेगी वो आपके माध्यम से हमारे सभी मेंबर्स तक पहुंच पाएगी। तो मैं सबसे पहले फॉर्मल वेलकम के लिए अपने चेयरमैन श्री अंकुर गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपना एक वेलकम स्पीच रखे आज के इस वेबिनार में। सीए अंकुर गुप्ता जी, चेयरमैन सीआरसी। थैंक यू राजू भैया। रीजनल काउंसिल मेंबर, मेरे कलीग्स, मेरे बड़े भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया एज ए सीआरसी चेयरमैन। मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। जीएसटी आज के जो स्पीकर हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जीएसटी एक बहुत बर्निंग इशू है, और इसमें छोटे छोटे नोटिस इशू होते रहते हैं। तो उनके बारे में समझने के लिए जो आज हमारे स्पीकर महोदय हैं, एक तो विनोद जी, एक बीकानेर से हैं, और गौरव जी आई थिंक गाजियाबाद से हैं। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने संडे वाले दिन हमको टाइम दिया और मौका मेंबर्स के लिए सोचा आपने कि हाँ, कि लास्ट डेट है 31 तारीख, 31 जनवरी, 31 मार्च। तो एक दिन पहले, 2 दिन पहले मेरी सेक्रेटरी महोदय से बात हो रही थी। हमारे सेक्रेटरी है जेके तिवारी जी। तो उन्होंने ऐसी चर्चा चल रही थी, बोले जीएसटी की एमनिटी स्कीम आई हुई है, इसमें मेंबर्स के लिए अपन क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। मैंने कहा वेबिनार कर सकते हैं इतने शॉर्ट पीरियड में, और सब तक मेंबर्स लार्ज प्रॉब्लम जो है वो पहुंचे। तो उसके लिए हमने प्लान किया। बहुत शॉर्ट पीरियड में हमने स्पीकरों से बात की, और उन स्पीकरों ने तुरंत हाँ भरी मेंबर्स के बेनिफिट के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने ना हमारा आवेदन स्वीकार किया और मेंबर्स के भलाई के लिए काम किया। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं कि कब नोट कौन कौन सी स्कीम में ना इसमें जा सकते हैं, एमनिटी स्कीम में कौन से नोटिस के अगेंस्ट जा सकना, जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, और कल को चले गए तो क्या बेनिफिट होगा, क्या लॉस होगा। दोबारा मेरी ना अपील या जो भी मेरी जिस स्टेज पे भी मेरी हेयरिंग चल रही है वो दोबारा रिस्टोर होगी, नहीं होगी। मैं इसमें फॉल करता हूँ, नहीं करता हूँ, मेरे को क्या बेनिफिट क्या मिलेगा, इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलेगा या मेरे को पेनल्टी का बेनिफिट मिलेगा, किस चीज का बेनिफिट मिलेगा। मेरा खुद का सब्जेक्ट नहीं है। जीएसटी में 2017 में जब लागू हुआ था, उसी समय केवल मैंने जीएसटी एक्ट पढ़ा था। उसके बाद में सिर्फ मैं मेंबर से या मेंबर से या फिर सेमिनार में जो सुन पाया हूँ, उसी के बेस पे थोड़ा बहुत आइडिया है। बहुत ज्यादा मेरे को आइडिया नहीं है जीएसटी का वर्क का, बट फिर भी एक अच्छा सब्जेक्ट है। और बहुत सारे आने वाले टाइम में लिटिगेशन बहुत सारा बढ़ने वाला है इसमें, और इसको कम करने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम लेके आई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद स्पीकर विनोद जी और गौरव जी, जो आपने टाइम दिया। और माइक हैंड ओवर टू राजीव भैया। थैंक यू अंकुर भाई। लेकिन आप कह रहे हैं आपको जीएसटी की जानकारी नहीं है, आप पे इतना पूरे रीजन का इतना भार है, आप इतनी जिम्मेदारी एक सोशल कोज के रूप में आप निभा रहे हैं, और मेंबर एट लार्ज के लिए ये जो अरेंजमेंट किए जाते हैं, और इसी वेबिनार के माध्यम से हम देख पा रहे हैं कि गाजियाबाद और बीकानेर एक साथ मिलके, और आप जयपुर से और हम मेरठ में यहाँ पर बैठ के, और हमारे बाकी जो मेंबर साथ में जुड़ गए हैं या आगे जुड़ेंगे, तो अलग अलग जगह से। और कई बार ऐसा होता है सर, वेबिनार चीजें, सेमिनार जो होती है वो जिन सिटीज में ब्रांचेज है वहां फिर भी इफेक्टिवली हो पाती है, बट हमारे मेंबर जो जॉब में है, जो हमारे मेंबर बाकी प्रैक्टिस में इंटीरियर में है, तो उनके लिए ये एक प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम चीजों को सॉल्व कर पाते हैं। तो मैं अपना आगे कार्यवाही को बढ़ाते हुए, तो आज के जो हमारे स्पीकर साहब हैं गौरव जी और विनोद जी, तो सर मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप में 1 बाय 1 जो भी आपका डेलिब्रेशन 128 पर बनता है तो वो आप रखें। एक छोटा था, अगर आप कहें तो मैं एक अपना भी एक मेरा क्वेश्चन था, अगर आप परमिशन दे तो वो भी कहीं, अगर आप उसको, वैसे तो आपके डेलिब्रेशन में अपने आप ही पूरा हो जाएगा, लेकिन एक क्वेश्चन आंसर के रूप में मैंने, ये मेरा भी मान सकते हो, और भी हमारे मेंबर मेरठ में चर्चा होती रहती है। सर जैसे कल 31 अभी स्कीम की डेट है, और कोई अपील में भी, फर्स्ट अपील में कोई केस चल रहा है,
तो पार्टी को लेट से 10 लाख रुपीज का उसका टैक्स लायबिलिटीज है, बाकी इंटरेस्ट पेनल्टी अलग है। तो अभी उसमें उसको उम्मीद तो है कि वो केस हो सकता है उसके फेवर में जजमेंट आ जाए, लेकिन उन्हें सेफर साइड की कहीं ऐसा ना हो कि बाद में इंटरेस्ट पेनल्टी देना पड़े। तो कुछ ऐसा भी पॉसिबिलिटी है क्या कि वो कोई प्रोटेस्ट मनी के अगेंस्ट अभी कुछ 31 से पहले डिपॉजिट कर दे, और उसको उम्मीद है कि अप्रैल या मई में उसका जजमेंट आ जाएगा, तो देन वी आर डिसाइडेड कि भाई अगर जजमेंट इन फेवर है तब तो हम रिफंड ले लें वहां पर, और इन केस अगर वो अगेंस्ट आता है तो वी फाइल द SPL 02 विद इन अ 3 मंथ्स पीरियड। ऐसी मेरी अंडरस्टैंडिंग है। बाकी इसको अगर आप सर कहीं कंसिडर कर पाए तो इट इज अ क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड। बाकी ओवर टू यू अवर लर्नेड स्पीकर CA विनोद जी, CA गौरव जी। तो प्लीज आप इसमें अपना अलाइनमेंट दे। आज जरा डेलिब्रेशन से हमें काफी कुछ सीखने को और समझने को मिलेगा, और उम्मीद करेंगे कि मेंबर बाद में कुछ क्वेश्चन आंसर लेना चाहेंगे तो हम वो भी उनके ले पाएंगे। ओवर टू विनोद सर। जी सर, थैंक यू वेरी मच राजीव जी। सर्वप्रथम तो मैं CRC के चेयरमैन श्री अंकुर जी गुप्ता, सेक्रेटरी साहब तिवारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और साथ में गौरव जी अग्रवाल जो मेरे को स्पीकर हैं, हम सभी का, कि आप लोगों ने हमें इस इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे आज इस वेबिनार के थ्रू एड्रेस करने का मौका दिया है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि ये अपन अपने सारे मेंबर्स के लिए ज्यादा से ज्यादा फायदेमंद साबित हो। कारण कि देखिए, वी ऑल आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, सो एवरीबडी नोज एवरीथिंग। मेरा ऐसा मानना है, सबको सब कुछ पता होता है, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसा होती है जो डिस्कशन से निकल राइट। जाती है, जो टेक्निकल इश्यूज होते हैं। और अगर उन इश्यूज को उन उन इश्यूज को हम इस वेबिनार के थ्रू कुछ अंशों तक सॉल्व कर सकें, या हम आपस में अपनी ओपिनियन एक्सचेंज कर सकें, तो इस वेबिनार का सक्सेस उसी पे डिपेंड करता है। जी तो जी आपका जो क्वेश्चंस है, मैं चाहूंगा कि आपने इस तरह के और काफी क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में हम अपनी ओपिनियन आपके साथ साझा करना चाहेंगे। देखिए, GST की जहां तक बात होती है, सारी चीजें ओपिनियन ही रहेगी, सब्जेक्ट टू सो मेनी सेवरल थिंग्स विच यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। और कोई भी आदमी ऑथोरिटेटिवली कुछ बात को नहीं कह सकता, एक अपनी ओपिनियन और एक तरीका बता सकता है। तो वो जरूर जितना भी हमें छोटा मोटा ज्ञान है, सूक्ष्म ज्ञान है हमारा, गौरव जी के साथ में, वो आपसे साथ में साझा करना चाहेंगे। तो मैं सर, सोचता आपके हूँ आपके सूक्ष्म ज्ञान से ही आज हमारा उद्धार होने वाला है सर। नहीं नहीं, थैंक यू वेरी मच सर। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि क्वेश्चन आंसर को बाद में हम दोनों स्पीकर ज्वाइंटली साथ ही ले लें तो ठीक है। ज्यादा अच्छा रहेगा। और एक पहले ओवरव्यू जो स्कीम का है वो अगर अपने आपस में साझा कर लें तो एक बहुत ही ठीक अच्छा प्रयास हो जाएगा अपने सबका। तो मैं विद द ड्यू परमिशन ऑफ गौरव जी, अगर आप गौरव जी परमिशन दे तो मैं चालू कर दूं। जी जी विनोद जी, बिल्कुल शुरू कर दीजिए आप। ओके सर, ओके, थैंक यू वेरी मच सर। देखिए कि इससे पहले कि मैं सेक्शन 128A पे आऊं, इससे पहले एक थोड़ा सा मैं प्रियम्बल आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगा। देखिए, GST अपना 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ, और करीब करीब उसको 8 साल संपन्न होने को आ रहे हैं। इसमें इतने ज्यादा अमेंडमेंट्स आए हैं, बहुत क्लैरिफिकेशन आए हैं, नोटिफिकेशंस आए हैं। अब मैं इन सब किसी की गहराई में जाना नहीं चाहता। इसमें क्या क्या अपने को असुविधा हुई, क्या क्या चुनौतियां फेस करनी पड़ी, क्या क्या फायदे हुए, क्या क्या नुकसान हुए, क्या डिलीमा रहा, वो सब एवरीबडी नोज। लेकिन एक सबसे बड़ी जो समस्या आई और जो आज भी परसिस्ट कर रही है, और इस प्लेटफॉर्म के साथ मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूं, कि आफ्टर नियरली लैप्स ऑफ 8 years, ट्रिब्यूनल अभी तक गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट नहीं की। और हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए क्या होता है, ट्रिब्यूनल एक बहुत बड़ा हथियार होता है। जो भी कंसल्टेंट होते हैं उनके डिसीजन काफी बाइंडिंग्स भी होते हैं, उनके बेसिस पे काफी मैटर रिजोल्व भी हो जाते हैं। लेकिन हुआ क्या कि ये सब ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट नहीं हो पाई, इसलिए इसके बारे में चूंकि किसी को कोई जानकारी भी नहीं थी, तो हर अधिकारी ने अपनी अपनी ओपिनियन के हिसाब से फैसले किए, और फैसलों में बिल्कुल भी रैशनलिटी नहीं रही। CGST के अलग तरीके से फैसले हो रहे हैं, SGST के अलग तरीके से फैसले हो रहे हैं, हर कंसल्टेंट की ओपिनियन अलग हो रही है। एक ही बिल्डिंग में एक ही अधिकारी के नीचे 10 सब अधिकारी वो अलग अलग फैसले कर रहे हैं। तो इन सब चीजों ने जाकर के एक बहुत बड़ा लिटिगेशन का महासागर खड़ा कर दिया। आप फॉर एग्जाम्पल लीजिए, ट्रान 1 में जिन लोगों को 500-600 रुपए कम की क्रेडिट मिली, उनको भी CGST में 20-20 हजार रुपए की धड़ल्ले से पेनल्टियां लगा दी गई। ऐसे न्यूमरियस केसेज है जो आप लोगों ने भी देखे होंगे और मैंने भी देखे हैं। तो इन सबको करके क्या होगा कि लिटिगेशन में केसेस बहुत ज्यादा खड़े हो गए,
और सरकार की अभी भी ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुए, तो सरकार के पास भी कोई एक विकल्प नहीं बचा कि इन काफी के उस लिटिगेशंस को कैसे करके सेटल कर दिया जाए। तो जो मेन पॉइंट है सेक्शन 74, जिनमें कंसीलमेंट और इवेजन के मैटर्स बनते हैं, उनमें फोकस हो जाए, और बाकी मैटर जो रिलेटिवली इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसमें कंसीलमेंट भी नहीं है और प्रोसीजर एरर्स भी हैं, वो सारे मैटर 73 वाले हैं, जो इसको किसी तरीके से रिजॉल्व कर दिया जाए। इन सब चीजों के मद्देनजर रखते हुए ये सेक्शन 128 ए का उद्गम हुआ, जो कि आज आप हम सारे एक साथ डिस्कस कर रहे हैं। देखिए सर, 128 में जो सबसे बड़ी मुझे ब्यूटी लगती है वो ये है, काफी आप वेरियस गवर्नमेंट की स्कीम्स और एमनेस्टी स्कीम्स और देखोगे जिनमें सेटलमेंट के प्रोसीजर लगाए हैं। इसमें इन्होंने एक बहुत खुलासा कर दिया कि हमें 3 साल के मैटर को क्लियर करना है, 17-18, 18-19 और 19-20। तो 17-18, 18-19, 19-20 के जितने भी मैटर हैं जो सेक्शन 73 से गवर्न होते हैं, वो सारे के सारे कुछ अपवाद स्वरूप परिस्थितियों को छोड़ करके इस स्कीम में कवर हो जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। तो हम इसको 4 भागों में डिस्कस करते हैं। एक तो एलिजिबिलिटी एस्पेक्ट हो गया इस स्कीम का, एक हो गया प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स, तीसरा एक हो गया टेक्निकल जो क्वेश्चंस इसमें बनते हैं, और चौथा जैसा कि जो अभी गुप्ता जी ने किया, और जो चौथा और लास्ट है वो है ई पोर्टल संबंधित एस्पेक्ट। वो भी मेरे नजर में इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर हम एलिजिबिलिटी एस्पेक्ट्स पे बात करें, तो सेक्शन 73 के जो भी केसेज हैं, चाहे उनमें नोटिस जारी हो गए हैं, चाहे उनमें एडजुडिकेशन हो गया है, और चाहे उसमें अपील स्टेज का फैसला हो गया है, सेकंड अपील लंबित है, सारे के सारे कुछ अपवाद स्वरूप परिस्थितियों को छोड़ करके इस स्कीम में कवर होंगे, जिसमें आपको टैक्स अमाउंट अभी के प्रावधान के अनुसार जो आज की डेट की जो पोजीशन है उसके हिसाब से टैक्स 31/3/25 को जमा करवाना है, और उसके बाद में जो एप्लीकेशन है वो आप 30/6/2025 तक कभी भी जमा करवा सकते हैं। अब ध्यान रखने की बात यह है कि इसमें कौन कौन से केसेस 73 वाले कवर नहीं होंगे। तो सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट केसेज हैं, जो भी आपके लेट फीस संबंधित केसेज हैं, सेल्फ असेसमेंट का इंटरेस्ट है, डिलेड फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स के इंटरेस्ट और लेट फीस है, और आजकल अभी राजस्थान में एक बहुत बड़ा मैटर चल रहा है सेक्शन 75 विद इन ब्रैकेट 12 के इंटरेस्ट, जिनमें क्या है कि आपने सप्लायर ने अपनी लाइबिलिटीज को जीएसटीआर 1 में बाद में दिखाया, 3B में बाद में दिखाया, जबकि वो पर्टेन्स टू अर्लियर पीरियड चल रहा था। तो उस सारे पीरियड के इन्होंने ब्याज के संबंध में भी 75/12 में डिमांडें निकाली है। तो ये सारे प्रकरण हैं, ये 73 की परिभाषा से बाहर आएंगे और इस एमनेस्टी स्कीम में कवर नहीं होंगे। इसके अलावा आपके इरोनस कोई रिफंड्स हैं वगैरह हैं, वो भी इस परिभाषा से बाहर माने जाएंगे। सेक्शन 74 के जो भी केसेज हैं वो भी इस परिभाषा से बाहर माने जाएंगे, इस स्कीम में कवर नहीं होंगे। लेकिन अगर आपने अपील में किसी को चैलेंज कर रखा है कि ये कारण कि लिटिगेशन बहुत बड़े थे और कानून की जानकारी पूरी नहीं थी, तो बहुत से केसेस जो हमारे नजर में हमें लगता है 73 से गवर्न हो जाने चाहिए थे, उनको डिपार्टमेंट ने सेक्शन 74 से गवर्न कर दिया। तो उन केसेस में अगर हम अपील में या सेकंड अपील या रिवीजन में या इधर हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये फैसला आ जाता है कि इसमें 74 के जो एप्लीकेशन है वो सही नहीं था, तो फिर क्या है कि 73 धारा लागू अगर हो जाएगी, तब वो सारे केसेस भी 128A के तहत इसमें कवर हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए समय सीमा है, जैसे ही वो आपका ऑर्डर आएगा और दोबारा रीडिटरमाइंड होगा प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा, उसके विद इन 6 मंथ्स, तो उसमें ये अपने 31 मार्च और 30 जून ये दोनों डेडलाइन लागू नहीं पड़ेगी। उसके अलावा बाकी केसेस में आज के समय में नियम के हिसाब से ये डेडलाइन लागू पड़ेगी। तो यहां तक जब जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये सारी क्राइटेरिया इसमें आएगी। इरोनस रिफंड के केसेस आपके किसी भी सूरत में इस केस से कवर नहीं होंगे। अब आपका प्रश्न ये आता है कि आपने ईयर चेक कर लिया और आपने देख लिया कि आपका केस इस स्कीम में कवर हो रहा है, तो आपको क्या करना होगा।
सबसे पहले आपको 31 मार्च तक अपनी जो टैक्स आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड है उसको लायबिलिटी रजिस्टर से सेट ऑफ करना पड़ेगा। यहां भी दो बातें मुख्य रूप से ध्यान रखनी आवश्यक है। सबसे पहले तो ये कि हम लोग क्या करते हैं कि जिन केसेस में DRC 07 हो गया उन सारे केसेस में तो आपको लायबिलिटी रजिस्टर है उसके थ्रू ही डिमांड को सेट ऑफ करना पड़ेगा। बाकी दूसरे केसेस में जिसमें डिपार्टमेंट ने DRC 7 नहीं किया है और अभी आपका मैटर एडजुडिकेशन ऑफिसर में सो काज या स्टेटमेंट या नोटिस देने की स्थिति तक है, वहां आप उसको DRC 03 के थ्रू आप इसको डिस्चार्ज कर सकते हो। अगर किसी केसेस में आपने DRC 03 के माध्यम से इन लायबिलिटी को डिस्चार्ज कर दिया तो आपका जो लायबिलिटी रजिस्टर है उसमें डिमांड खत्म नहीं होगी। उसके लिए आपको DRC 03A एक फॉर्म भरना पड़ेगा। उसके थ्रू जो आपको DRC 03 की जो लायबिलिटी है उसमें शिफ्ट हो जाएगी और जो आपका लायबिलिटी रजिस्टर है उसमें से आपकी टैक्स की डिमांड रिड्यूस हो जाएगी और आप उसकी इसमें रिक्वेस्ट फाइल करने के लिए 120 डे में रिक्वेस्ट फाइल करने के लिए एलिजिबल बन जाओगे। तो आपके लिए कंडीशन ये बन गई कि आपको एप्लीकेशन फाइल करनी है, उससे पहले आपको 3 कंडीशनें फुलफिल करनी पड़ेगी। अगर आपके एडजुडिकेशन अथॉरिटी ने DRC 07 आपके केस में नहीं किया है तो SPL 1 फॉर्म लगेगा, उसको आपको भरना पड़ेगा। अगर किसी कारण से एडजुडिकेशन अथॉरिटी द्वारा DRC 07 हो गया या उसके बाद में आप अपील में चले गए, अपीलेंट अथॉरिटी ने उस केस को डिसाइड कर दिया या पेंडिंग हियरिंग में रख लिया, तो उन सारे केसेस में आपको एप्लीकेशन फॉर्म SPL 02 में फाइल करना पड़ेगा। तो ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि कहाँ कहाँ SPL 1 लगेगा और कहाँ SPL 2 लगेगा। SPL एक्सक्लूसिवली वहां लगेगा जहां आप तक एडजुडिकेशन ऑर्डर पास आउट नहीं हुआ। उसके अलावा बाकी सारे केसेस में SPL 2 ही लागू माना जाएगा। अब SPL 1 और SPL 2 को जब भरते हैं तो उससे पहले हमें अपने लायबिलिटी रजिस्टर में जो टैक्स डिमांड है उसको शून्य करना पड़ेगा। उसको शून्य करने की प्रक्रिया यही है कि अगर आपने पुराना टैक्स जमा करा रखा है और अभी अपीयर नहीं हो रही लायबिलिटी तो ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लायबिलिटी अपीयर हो रही है तो आपको लायबिलिटी रजिस्टर में से उसको सेट ऑफ करके उसको शून्य करें। अगर आपने गलती से DRC 03 भर दिया और उसके तहत लायबिलिटी सेट ऑफ नहीं हो रही है तो आपको DRC 03A भी भरना पड़ेगा। SPL 2 जिन जिन केसेस में आपको फाइल करना है उस केसेस में 2 चीजें आपको साथ साथ पूरी करनी पड़ेगी। एक तो आपको अपील फाइल की है उसकी विड्रॉल की एप्लीकेशंस लगानी पड़ेगी और जो लायबिलिटीज अगर आपकी बची हुई है अगर DRC 03 से सेट ऑफ है और वहां पे नहीं हो रही तो DRC 03A भी आपको उससे पहले SPL 2 को फाइल करने से पहले फाइल करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा एप्लीकेशंस लगाने का तरीका। अब रही बात कि जब आप एप्लीकेशंस लगा देते हो तो डिपार्टमेंट क्या करेगा। तो डिपार्टमेंट अगर उस एप्लीकेशन से सेटिस्फाई है तो विद इन 3 months ऑफ द रिसीट ऑफ एप्लीकेशन वो आपके लिए SPL 05 में ऑर्डर कर देगा और जो SPL 05 में ऑर्डर होगा वो फाइनलिटी ऑफ द स्कीम मानी जाएगी। उसके अगेंस्ट में फिर आपका कोई भी वाद बचेगा नहीं और आप उसके अगेंस्ट में डिपार्टमेंट या आप दोनों ही अपील नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपके मैटर से अधिकारी संतुष्ट नहीं है तो वो आपको SPL 03 में नोटिस फॉर डेफिशिएंसी विद इन 3 months ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशंस आपको देगा, जिसका विद इन 1 month SPL 04 में आपको जवाब देना पड़ेगा। आपके जवाब से अगर अधिकारी संतुष्ट है तो SPL 5 जारी कर देगा, अन्यथा वो आपके मैटर को रिजेक्ट अगर करना चाहता है तो SPL 07 में ऑर्डर पास कर देगा। SPL 07 में अगर ऑर्डर पास हो जाता है तो स्टिल इट इज अगेन अपीलेबल। आप अपील 1 में उसकी अपील फाइल कर सकते हैं। उस अपील के डिसीजन के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन अगर उस अपील में आप जीत जाते हैं
तो अधिकारी जो अपीलेंट अथॉरिटी है SPL 06 जारी करके आपके अपील के मैटर को खत्म कर देगा। अगर वहां आप हार गए तो इस स्कीम में एक बहुत अच्छा प्रावधान है कि आप अपनी पुरानी अपील को पुनः रिस्टोर करा सकते हो। ऐसा कहीं नहीं है कि वंस अगर आपने एमनेस्टी को ऑप्ट कर लिया तो एमनेस्टी किसी भी कारण से आपकी रिजेक्ट हो गई तो आपके अपील के जो आपके अपील का जो अधिकार है वो किसी भी सूरत में खत्म नहीं माना जाएगा। उसकी आप प्रॉपर तरीके से अपील फाइल कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये SPL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कार्य करेंगे। इसमें आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर आपको अपील को रिस्टोर कराना है तो आपको SPL 08 में एक अंडरटेकिंग फाइल करनी पड़ेगी, जिसमें यह कहा जाएगा कि भाई हम इसकी आगे कंटेस्ट नहीं करेंगे, और जब कंटेस्ट नहीं करेंगे तो SPL 08 फाइल करेंगे और आपकी जो पुरानी अपील है वो रिस्टोर कर दी जाएगी। तो ये एक तरह से हो गया, एक ब्रॉड व्यू हो गया SPL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 का। अब इसमें कई टेक्निकल इश्यू आएंगे जो थोड़ा सा अपने हमें बात करके चलेंगे। इसके साथ साथ 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अपने को ध्यान रखने बहुत आवश्यक है कि अभी रिसेंटली 27 मार्च को सरकार ने रूल 164/4 में एक अमेंडमेंट किया है। एक्चुअली क्या है कि जब हम 128A को पढ़ते हैं तो 128A की कार्रवाई किस तरीके से होगी ये सारा का सारा रूल 164 में मेंशन किया गया है। और रूल 164 में प्रोसीजर इसका क्या होगा, किस कंडीशन में क्या होगा, वो सारा रूल 164 की अलग अलग जो सब धाराएं हैं वो इन सबको क्लियर करती है। 164(4) में 27 तारीख को CBI ने एक नोटिफिकेशन जारी करके ये कर दिया कि इसमें जो मल्टीपल ईयर्स के केसेस हैं, देखिए क्या होता है जब SGST की प्रक्रिया ज्यादा होती है ना तो उसमें क्या है एक ही ऑर्डर में 4-4, 5-5 साल के बिजनेस ऑडिट से एक साथ करते हैं, या 4-4, 5-5 साल के कई बार वो फैसले भी एक साथ कर देते हैं। चूंकि हमारा मैटर 3 साल, ये अपील अभी इस स्टेज में 128A में 3 साल तक की गवर्न होगी, तो उन्होंने एक प्रोविजन दे दिया कि आप 128A के तहत 3 साल का जो फायदा आपको जो लेना है वो आप ले लीजिए, और अगले सालों के लिए आपकी अपील का प्रोसीजर कंटिन्यू रहेगा। अर्लियर सरकार ने कह दिया था कि पहले आप सारों को जमा कराओ सारे टैक्स को, लेकिन अब इसको चेंजेस करके अपने पास में एक ऑप्शन आ गया कि हम 164(4) में जो अमेंडमेंट हुआ है उसके तहत जिस पार्ट का बेनिफिट एमनेस्टी में लेना चाहते हैं 15-10 के जो सर्कुलर और जो क्लैरिफिकेशन उसके तहत उतना हम टैक्स जमा करा दें, बाकी का मैटर हमारा अपील में चलता रहेगा। इस केस में ध्यान देने योग्य बात यह है कि हमें अपील विड्रॉ नहीं करनी, बल्कि एक एप्लीकेशन अपीलेंट अथॉरिटी के पास फाइल करनी है, और अपीलेंट अथॉरिटी उसके बेसिस पे ये इंस्ट्रक्शंस दे देगा कि पर्टिकुलर 17-18, 18-19 और 19-20 तक का अपील ये विड्रॉ मानी जाती है। बाकी अगले सालों की अपील जैसे अपने ऑर्डर हैं उस हिसाब से चलती जाएगी। तो ये 164 में 27 मार्च को एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आया है जिसको भी हमें ध्यान रखने की पूरी आवश्यकता है। एक बहुत बड़ा इसमें प्रश्न ये आता है कि भाई आप अपील विड्रॉ करनी पड़ेगी, लेकिन अपील विड्रॉ करने में समय लगता है, तो इसके लिए ये हमें प्रोविजन है कि हम अपील विड्रॉ की एप्लीकेशन फाइल कर दें, एप्लीकेशन की कॉपी हमारे SPL 2 के साथ लगा दें, और अगर जब भी अपील विड्रॉ का फॉर्मल ऑर्डर जारी हो जाए तो उसको विद इन 30 डेज के अंदर अंदर पोर्टल में अपलोड कर दें, तो भी वो एज इट इज ऐसे माना जाएगा कि जैसे हमने एप्लीकेशन के साथ साथ अपील विड्रॉ कर ली है। तो ये कुल मिलाकर के जो बेसिक संक्षेप में इसकी जो प्रक्रिया है वो ये इस तरीके से हमारे 128 सेक्शन A और रूल 164 ये साथ साथ चलेंगे। इसी संदर्भ में अब चूंकि गौरव जी अपने साथ हैं, वो आगे कुछ मैंने पॉइंट 16(4), 16(5) में होता है क्या है, फुल ऑर्डर वेवर क्या है, 73, 74 में कुछ चीजें गौरव जी आप लोगों के साथ में साझा कर लेंगे, मैं उनको आमंत्रित करूंगा। लेकिन इसमें यह ध्यान रखने की आवश्यकता है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि 73 और 74 में बहुत ही जीना फर्क है।
बहुत से ऑर्डर जो 73 में पास होने चाहिए वो 74 में हो गए, और बहुत से ऑर्डर जो 74 में पास होने चाहिए थे 73 में पास हो गए। तो जहां जहां जो 74 वाले ऑर्डर 73 में हो गए, वहां हमें कुछ दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, सीधा हम अपने इसमें एमनिस्टी में जाएं और बेनिफिट लें। कारण कि इस बात की बहुत कम चांसेस है कि वो वापस मैटर री इनिशिएट हो गया, रीओपन होगा। लेकिन जिन केसेस में 73 को बाईपास करके 74 लगा दिया, और उसमें हमें लगता है कि एमनेस्टी स्कीम में बहुत फायदा हो सकता है, तो उन केसेस में हम आगे अपील के प्रोसेस को कंटिन्यू रखें। और उसमें जो टाइम बारिंग है वो फाइनल ऑर्डर के 6 महीने तक का टाइम दिया गया है, तो इसमें टाइम बहुत अपने को ज्यादा मिलेगा। मेरा ऐसा मानना है कि ये अभी स्कीम अपनी सेसव अवस्था में है, बाकी तो सीबीआईसी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करेगी। लेकिन जिस हिसाब से इसको बनाया गया है, जितना पीरियड बनाने में लगा दिया, 1 नवंबर से तो इनको बनाया था, पोर्टल में लाते लाते इनको जनवरी हो गई, अब 2 महीने का ही पीरियड बचा है। तो इस बात की संभावना कम है कि ये 31/3/25 को ही इसको टैक्स जमा कराने वाले मैटर को कंक्लूड कर देगी। और सरकार को इसके लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। नोटिफिकेशन जिसमें 31 तारीख को टैक्स जमा कराने का दिया हुआ है, उसको सीधा 3 महीने के लिए एक्सटेंड करती है, तो एक बार ये 3 महीने के लिए एक्सटेंड हो जाएगी। और जिस तरह से डिपार्टमेंटों में इस स्कीम को लेकर के काम हो रहा है और जो इसकी रिपोर्ट्स आ रही है, मेरी पर्सनल ओपिनियन ऐसी है कि इस स्कीम में फायदा हो सकता है डेट बढ़ने का, इस मिलने की संभावना पूरी है। लेकिन गवर्नमेंट की हम संभावना ही कह सकते हैं, पक्का फाइनल तो कोई भी कुछ नहीं कह सकता। तो जो केसेस हमें लगता है कि बिल्कुल क्लियर कट एमनेस्टी में आ रहे हैं, उनको तो 31 तारीख से पहले टैक्स जमा करा दें, और फाइल अपी है उसकी एप्लीकेशन फाइल करने के लिए अपने पास में 3 महीने का और समय मिल जाएगा। लेकिन जिन केसेस में काफी टिकलिश इश्यू है और काफी ऐसा लगेगा कि भाई यहाँ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, या कई बार कंसल्टेंट ये भी होशियारी, जैसा आपका राजीव जी गुप्ता जी का प्रश्न था कि मेरा मेरा अपील में हो गया और मेरा क्या हो सकता है, तो उन केसेस में मेरी ऐसी ओपिनियन बनती है कि हमें कुछ समय के लिए इंतजार कर लेना चाहिए। देखिए ये सब तो भाग्य पे पड़ेगा कि हम जितना फर्स्ट अपील में बेनिफिट ले सकते हैं उतना ले लें, और अगर एमनेस्टी की डेट बढ़ जावे तो उसके बाद में एमनेस्टी में चले जावें। ये बहुत अच्छा प्रपोजिशन है। जो प्रैक्टिकल टर्म्स में होता है, ये कंसल्टेंट की विजडम पे डिपेंड करता है कि उसको उसको कैसे करना। अगर अपील में बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने की संभावना है किसी भी तरीके से, तो हम एक ये प्रपोजिशन सोच सकते हैं कि ये एमनेस्टी को एक बार ऑफ नहीं करें, अपील को ले लें, अपील को बहुत जल्दी डिसाइड करवाएं, और एक्सटेंडेड डेट से पहले अगर अपील डिसाइड हो जावे तो उसका फिर एमनेस्टी में जाके फायदा रहे। लेकिन एक चीज राजीव जी ध्यान रखिएगा, सर। अगर डिपार्टमेंट ही सेकंड अपील में गया और आपका एडिशन वहां वापस डिलीट हो गया या एनहांस हो गया, तो उसकी जो टैक्स की अमाउंट है वो भले ही आपको SPL 5 में ऑर्डर जारी हुआ हुआ हो, विद इन 3 मंथ्स जमा करानी पड़ेगी, अन्यथा SPL 5 आपका सिंस एब इनिशियो वॉइड माना जाएगा। इसके बाद में जब हम क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे तो काफी चीजों को शामिल करेंगे। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो गौरव जी भी देख रहे होंगे उनके साथ में साझा कर लेता हूं। इसमें क्या किया है सर, बाकी चीजों के तो इन्होंने 15 अक्टूबर बारे में बहुत क्लैरिफिकेशन दे दिया। मैं जब इन क्लैरिफिकेशन को पढ़ता हूं तो मुझे लगता है काफी जस्टिफाइड हैं क्लैरिफिकेशन। आप क्या है कि क्लैरिफिकेशन के जो भी आंसर है, क्वेरी के आंसर एक बार आप मत पढ़ो, और अगर इंडिपेंडेंट अपना दिमाग अप्लाई करो, तो हमें जो हमारे हिसाब से जो जजमेंट आना चाहिए वो लगभग वही की वो बातें इन्होंने क्वेरीज के जवाब में लिखी है। तो जो क्वेरीज का जवाब देखा है मैंने, वो काफी अच्छे बनाए गए हैं सिवाय एक दो छोड़ करके। लेकिन उन केसेस में ये बिल्कुल साइलेंट हो गए जहां धारा 73 और 74 दोनों के केसेस एक ही साल में एक ही ऑर्डर से साथ साथ बने हैं। जैसे इन्होंने मल्टीपल ऑर्डर्स मल्टीपल ईयर्स के वाले को एक साथ कवर कर दिया कि भाई आप 3 साल वालों को तो ले लो और 2 साल की अपनी अपील को कंटेस्ट कर लो। इन्होंने अभी तक ऐसा कहीं नहीं रखा कि भाई 73 वाला तो बेनिफिट ले लो जो आपके ऑर्डर है, और उसी ऑर्डर में अगर 74 का मैटर है तो उसको अपील में कंटिन्यू रखने दो। तो आज की डेट में तो इस बारे में किसी तरह का कोई भी खुलासा इन्होंने किया नहीं है। लेकिन मुझे लगता है जैसे जैसे स्कीम और मेच्योरिटी स्टेज में जाएगी, उस पे भी कोई ना कोई सरकार की तरफ से आना चाहिए। और मेरी तो इस बारे में मान्यता पूरी है कि इसकी डेट को सरकार को अल्टीमेटली सब नजरिए से सोचा जाए तो बढ़ाना होगा ही।
कारण कि ये 2 महीने के लिए पोर्टल नहीं बनाया है, इसमें अगले सालों के भी कवर करने की मानसिकता है। और 120A सेक्शन कई साल तक जिंदा रहेगा, कारण कि अभी बहुत से मैटर जो अपीलों में चल रहे हैं 73 74 के डिस्प्यूट को लेकर के, वो सेटल नहीं हो पा रहे हैं। तो जब तक भी तो ये 128A को इनको जिंदा रखना पड़ेगा। तो इन सब चीजों के साथ ही एक ब्रीफ में मैंने आप सबके सामने एक थोड़ा मेरा प्रेजेंटेशन दिया है। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, रिमेनिंग आपके जो पॉइंट्स कुछ मैंने छोड़े हैं, तो वो गौरव जी अग्रवाल आपके साथ में साझा करेंगे। और उसके बाद में जो क्वेश्चन आंसर सेशन आएगा तो हम डिटेल में ज्वाइंटली आपके साथ बात करेंगे। यस सर, यस बिल्कुल विनोद सर, बहुत बढ़िया तरीके से आपने जो इनिशियली जो सारी स्टेप बाय स्टेप चीजें बताई है। और अब हम गौरव जो अग्रवाल जी हमारे साथ में हमारे दूसरे स्पीकर के रूप में जुड़े हुए फ्रॉम द गाजियाबाद, तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा वो भी अपना डेलिब्रेशन दे। और जैसे सर ने कहा कि बाद में हम प्रॉब्लम सेशन जो है वो एक साथ लेंगे, तो उससे हो सकता है कि हमें और इफेक्टिवली आंसर जल्दी मिल पाए। तो ओवर टू गौरव सर। थैंक यू राजीव जी, थैंक यू विनोद जी, एंड थैंक यू CIRC चेयरमैन CA अंकुर गुप्ता जी। विनोद जी, आपने एक इतनी अच्छी इन डेप्थ प्रेजेंटेशन रखी, उसी से आपकी प्रैक्टिस का लेवल पता चल रहा है। आपने जितनी भी बातें कही वो सब एक एक लाइन, एक एक चीज ऐसी है जो आपने खुद से एप्लीकेशन फाइल करते वक्त और एक एक इश्यूज को नोटिस में खुद से फील करी हैं, वो सब बातें आपने सामने रखी। और मुझे डिफरेंस पता चल रहा है कि हम लोगों में और आप एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स में डिफरेंस कहाँ रह जाता है। तो मैं कोशिश करूंगा, मैं थोड़ा सा एक PPT प्रेजेंट करना चाहूंगा जिसमें मैंने ये सारे चीजें कवर की हैं। हालांकि मैक्सिमम उसमें से विनोद जी ने कवर कर ली हैं, तो फिर भी मैं चाहूंगा एक बार अपने पार्टिसिपेंट्स को खुद प्रेजेंट करना कि आप कर लीजिए सर, शेयर कर लीजिए। एडमिट कार्ड हो जाएगा, उसके बाद मार्कशीट हम अपलोड कर देंगे बाद में, ठीक है। आधार, जैसा कि अभी आप सभी को विनोद जी ने क्लियर किया, GST एमनेस्टी स्कीम एक स्कीम लाई गई। ये सरकार के एक लेवल पे मजबूरी बन गई थी, जिस तरह से लिटिगेशंस पेंडिंग पड़ी हुई थी, सारी चीजें बढ़ती जा रही थी। आज 8 साल होने को हैं और हमारे सामने ट्राइब्यूनल अवेलेबल नहीं है। तो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो ऐसी सिचुएशन में एक सरकार के पास ऑप्शन नहीं बचा था पुरानी लिटिगेशन को खत्म करने के अलावा। तो इन्होंने एक ऐसा फॉर्मूला डिवाइस किया है कि हम सेक्शन 73 और 74, दो तरह की जो हमारी लिटिगेशंस है, उसमें से हम 73 की जो लिटिगेशन है, जो मेनली अदर देन फ्रॉड, अदर देन मिसरिप्रेजेंटेशन वाले केसेस हैं, उसमें कवर होती है। तो उसको लेके गवर्नमेंट की एक ऐसी इंटेंशन बनी कि इस तरह की लिटिगेशन को हम आगे ना लेके जाएं और उन्हें मिनिमाइज करें। लेकिन जब ये स्कीम जैसे जैसे रोल आउट हुई, शायद उनको समझ में आया कि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो क्लियर करने की जरूरत है। स्कीम बजट से आई थी, उससे पहले GST काउंसिल ने रिकमेंडेशन दी थी, और उसके बाद आते आते इस स्कीम को एक्टिव होते होते जनवरी 2025 हो गया। तो अभी ऐसा लगता है विनोद जी ने सही कहा कि ये स्कीम में अभी और टाइम चाहिए, तो गवर्नमेंट को एक बार को इसको टाइम बढ़ाना ही पड़ेगा और बढ़ाना ही चाहिए। अगर हम स्कीम की बात करें और स्कीम में आगे बढ़ें, तो अगर हम इसमें लीगल प्रोविजन की बात करें तो सेक्शन 128 इन्होंने इंट्रोड्यूस किया और उसमें एक 3 सब क्लॉज डाली, क्लॉज A, क्लॉज B और क्लॉज C। क्लॉज A कवर करती है वो वाले नोटिस जो कि 73 में इशू हैं। पहली बात तो ये स्कीम कौन से सेक्शन को कवर करेगी, कौन से नोटिस को, जहां पर कि केवल और केवल 73 में नोटिस इशू हुए हैं। सो एनी नोटिस इशूड अंडर एनी अदर सेक्शन 74, 122, 125, वो सारे इसी में स्कीम में कवर्ड नहीं होंगे। तो प्रीलिमिनरी कंडीशन इज नोटिस शुड हैव बीन इशूड अंडर सेक्शन 73। अब 73 की क्लॉज A है, हालांकि वो आज की डेट में मुझे नहीं समझ में आया कि वो किस तरह से एप्लीकेबल होती है। नोटिस इशूड बट नॉट ऑर्डर नॉट इशूड, ये स्कीम एप्लीकेबल हुई थी 1 नवंबर 2024 से। 1 नवंबर 2024 को नोटिस और ऑर्डर इशू करने की टाइमलाइन खत्म हो चुकी थी 3 साल के लिए।
तो ये इस क्लॉज का कोई रेलिवेंस नहीं बनता, क्योंकि ऐसा केस होना जिसमें नोटिस इशू हुआ है और ऑर्डर इशू नहीं हुआ, बहुत कम चांसेस है। एक ही सिचुएशन हो सकती है कि नोटिस इशू हुआ है और एसएससी जो है वो रिट पिटीशन में हाई कोर्ट में गया हुआ है। इसके अलावा उन्होंने क्लॉज बी में कवर किए हैं केसेस जहां पर नोटिस इशू हुआ है और ऑर्डर भी इशू हो गया। क्लॉज सी में जहां पर अपेलेंट अपील में चला गया और ऑर्डर पेंडिंग है। अगर इस स्कीम के इंट्रोडक्शन पे आए, एक मिनट, यस, अगर हम स्कीम के इंट्रोडक्शन पे आते हैं तो ये इफेक्टिव हुई है 1 नवंबर 2024 से, और इसमें जो पीरियड कवर्ड है वो 3 सालों का पीरियड कवर्ड है, 2017-18 से 19-20, 3 सालों का पीरियड कवर्ड है। इसके अलावा जो मैं बात कर रहा था कि क्लॉज ए क्यों रिडेंडेंट है, वो इसलिए रिडेंडेंट है कि जो 17-18, 18-19 और 19-20 3 सालों के लिए एनुअल रिटर्न के अकॉर्डिंग जो नोटिस इशू करने की टाइमलाइन थी, ऑर्डर इशू करने की टाइमलाइन थी, वो 1 नवंबर 2024 से पहले ही खत्म हो चुकी है। तो अगर आप देखेंगे तो 1 नवंबर 2024 को जब ये स्कीम इफेक्टिव होती है, उस डेट में कोई भी नोटिस ऐसा पेंडिंग होना के चांसेस नहीं है जिसमें कि ऑर्डर पेंडिंग हो। व्हाट आर द बेनिफिट्स कवर्ड अंडर द स्कीम? इस स्कीम में दो ही बेनिफिट अवेलेबल हैं, एक तो इंटरेस्ट और पेनल्टी। इंटरेस्ट, पेनल्टी या बोथ, दोनों ही आपके वेवर हो सकते हैं। टैक्स का कोई वेवर नहीं है। हालांकि इससे पहले जो सर्विस टैक्स के टाइम में एसवीडीआरएल वगैरह स्कीमें आई थी, उसमें हमेशा टैक्स का बेनिफिट भी रहा है, लेकिन 128A जो इन्होंने लॉन्च किया है उसमें टैक्स का बेनिफिट नहीं दिया। डिमांड नोटिस अंडर सेक्शन 73 होनी चाहिए। पीरियड कवर्ड अंडर 3 ईयर का होगा, 17-18, 18-19 एंड 19-20। कैन ए नोटिस इशूड अंडर सेक्शन 74 बी कवर्ड अंडर एमनेस्टी स्कीम? एक सेक्शन 128A का प्रोवाइजो है, वो ये कहता है कि 17-18, 18-19 और 19-20 से रिलेटेड कोई नोटिस 74 में इशूड हुआ है जिसको एपेलेट अथॉरिटी की डायरेक्शन पे 73 में ऑर्डर पास करने के लिए कहा गया है, तो ऐसे केसेस भी कवर हो जाएंगे। तो 74 नोटिस एक ही सिचुएशन में कवर होता है, जबकि एपेलेट अथॉरिटी ने डायरेक्शन दे दी है कि नोटिस को 73 में पास किया जाए, ऑर्डर को 73 में पास किया जाए। तो इस तरह से अगर हम देखें कि स्कोप ऑफ 128A क्या बनता है, किस किस सिचुएशन में हम 128A का बेनिफिट ले सकते हैं। सेक्शन 120, सेक्शन शो कॉज नोटिस अंडर सेक्शन 73, इस केस में हम 128 का बेनिफिट ले सकते हैं। शो कॉज नोटिस 73 में हुआ है, ऑर्डर भी 73 में हुआ है, बट अपील फाइल नहीं है। थर्ड सिचुएशन इज शो कॉज नोटिस 73 में इशू हुआ है, ऑर्डर भी 73 में इशू हो गया है, और अपील अंडर सेक्शन 107, 108 इज पेंडिंग। फोर्थ सिचुएशन इज शो कॉज नोटिस 73 में इशू हुआ है, ऑर्डर भी 73 में इशू हुआ है, अपील अंडर सेक्शन 107 एंड 108 का ऑर्डर पास हो चुका है। फिफ्थ एंड फाइनल सिचुएशन इज शो कॉज 74 में इशू हुआ था, लेकिन एपेलेट अथॉरिटी ने ऑर्डर दिया, डायरेक्शन दी है कि 73 के अंदर ऑर्डर पास किया जाए। तो ये हमारा स्कोप ऑफ 128A है। एक और इंटरेस्टिंग चीज है, किस तरह की टैक्स डिमांड के नोटिसेस इस स्कीम में कवर्ड हैं। तो हमने 5 ऐसे टैक्सेस सिचुएशन पॉइंट आउट की हैं कि जो इसमें कवर्ड है। 73 के नोटिसेस हो सकते हैं, लेकिन इसमें इस तरह की डिमांड कवर्ड है। एक तो आउटवर्ड लायबिलिटी से रिलेटेड कोई डिमांड है, आईटीसी से रिलेटेड कोई डिमांड है, रिवर्स चार्ज लायबिलिटी से रिलेटेड कोई डिमांड है 73 में, आईजीएसटी एंड कंपनसेशन सेस से रिलेटेड कोई डिमांड है 73 में नोटिस हुआ है, ट्रांजिशनल क्रेडिट से रिलेटेड कोई डिमांड है। ये इन्होंने सर्कुलर जो 15 अक्टूबर को एक सर्कुलर दिया था, मास्टर सर्कुलर, उसमें क्लैरिफाई किया था
कि ट्रांजिशनल क्रेडिट से रिलेटेड कोई डिमांड होगी तो वो भी 73 के नोटिस में अगर है तो कवर्ड कर ली जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड में हमने कवर किया है कि कौन कौन सी डिमांड इसमें कवर्ड नहीं है। भले ही नोटिस 73 में इशू कर दिया गया हो लेकिन फिर भी इसमें कवर्ड नहीं किया जाएगा। तो वो डिमांड है रिलेटेड टू एरोनियस रिफंड, डिमांड रिलेटेड टू पीरियड बियॉन्ड द नोटिस कवर्ड। सो ये कौन सी सिचुएशन हो सकती है? ये तभी हो सकता है जब 73 में नोटिस मिला है और उसमें पीरियड जो है 1920 के बाद वाला पीरियड भी है, कंबाइंड पीरियड है। तो ऐसी सिचुएशन में पीरियड बियॉन्ड द कवर्ड पीरियड इसमें स्कीम में बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आपको या तो टैक्स लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी और अगर आप अपील में हैं तो अपील में अकॉर्डिंगली विड्रॉल का लेटर डालना पड़ेगा। इंपोर्ट आईजीएसटी की कोई डिमांड है जो कि कस्टम एक्ट में है तो वो भी भले ही 73 में आपके ऊपर डिमांड आई हो तब भी कवर्ड नहीं होगी। सेक्शन 128A क्या आपको लेट फीस का, फाइन का, पेनल्टी का बेनिफिट देता है? यस, सीबीआईसी ने क्लेरिफाई किया है सर्कुलर नंबर 238 में पेनल्टी अंडर सेक्शन 73, सेक्शन 122 एंड सेक्शन 125 ऑल आर कवर्ड बट सब्जेक्ट टू कंडीशन इज जो नोटिस है, शो कॉज नोटिस है, वो 73 में इशूड होना चाहिए। अगर नोटिस 73 में इशूड नहीं है तो ये वाली पेनल्टीज का वेवर नहीं मिलेगा। टाइम लिमिट फॉर पेमेंट ऑफ टैक्सेस, हमारे को कब तक टैक्स की पेमेंट करनी है इस स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपने टाइमली पेमेंट नहीं किया और एप्लीकेशन भले ही टाइम, फिर आप एप्लीकेशन डालना ना डालना आपका बेकार है। अगर हमारा केस नोटिस है 73 में ऑर्डर हो चुका है, नोटिस के अगेंस्ट में 73 का ऑर्डर, 73 का नोटिस था या एपेलेट अथॉरिटी से ऑर्डर होना है, हुआ है, तो 31 मार्च हमारे को टैक्स का डिमांड पे हो जाना चाहिए। आइदर इट शुड बी इन थ्रू DRC 03 इन 3B और DRC 03A। कोई रीडिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स हुआ है 73 का, केस बी जो है रीडिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन इन अकॉर्डेंस विद 75(2), उसमें 6 मंथ, विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर अंडर सेक्शन 73। ये रीडिटर्मिनेशन का केस कौन सा हो सकता है? रीडिटर्मिनेशन का केस वो है जो 73 का हमारा नोटिस हुआ था जिसको बाद में 73 में कन्वर्ट कर दिया गया, तो 74 का नोटिस कन्वर्टेड टू 73। सी सिचुएशन वो है जिसमें कि अभी विनोद जी बता रहे थे, अगर एडिशनल लायबिलिटी किसी एपेलेट अथॉरिटी ने बना दी है तो उसको 3 महीने के अंदर डिपॉजिट करना है, नहीं जमा करेंगे तो आपका SPL इनवैलिड हो जाएगा। तो टैक्स पेमेंट अंडर द स्कीम, हम इस स्कीम के अंदर टैक्स पेमेंट कैसे कर सकते हैं? पहली तो इंपॉर्टेंट चीज ये है, सबसे बड़ा बेनिफिट इस स्कीम के अंदर जो हमें दिया गया है वो ये है कि पेमेंट ऑफ टैक्स इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर के थ्रू भी की जा सकती है। कैश पेमेंट मैंडेटरी नहीं है, हालांकि देयर आर सम एक्सेप्शंस, वो मैं डिस्कस करूंगा आगे, लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट के थ्रू, लेजर के थ्रू पेमेंट की जा सकती है। दूसरा, पेमेंट DRC 03 के थ्रू होगी कि वो भी एक ऑप्शन है, किस कुछ सिचुएशंस में सेटल करना पड़ेगा DRC 03 को 3A के थ्रू। पेमेंट करने का एक तरीका पेमेंट टुवर्ड डिमांड लायबिलिटी लेजर में जाके भी है। और अभी रिसेंट एक सर्कुलर आ गया है 248 डेटेड 27 मार्च, जिसमें ये कहा गया कि 3B के थ्रू भी अगर पेमेंट कर रखी है तब भी हम इस स्कीम का बेनिफिट दे देंगे, लेकिन 3B के थ्रू पेमेंट जो है वो 1 नवंबर 2024 से पहले हो जानी चाहिए। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ टैक्स वेयर नोटिस स्टेटमेंट इज इशूड अंडर सेक्शन 73 SPL 01। अगर आपने SPL 01 फाइल कर रहे हैं और टैक्स डिमांड ऑलरेडी पेड है तो उसको DRC 03A फाइल करके उसको सेटल करना पड़ेगा लायबिलिटी को, अदरवाइज वो पेमेंट नहीं मानी जाएगी। दूसरी सिचुएशन जो मेनली हमारे सामने रहेगी SPL 02, क्योंकि मैक्सिमम एप्लीकेशंस जो फाइल हो रही हैं उसी केसेस में हो रही है जहां ऑर्डर आ गया है या अपील डली हुई है, अपील हमने विड्रॉ की है। तो सभी सिचुएशन में मैक्सिमम केसेस में SPL 02 फाइल हो रहा है।
SPL 02 जब हम फाइल करने जा रहे हैं तो टैक्स डिमांड के केस में हमारे पास दो सिचुएशन हो सकती हैं, डिमांड ऑलरेडी पेड एंड डिमांड पेंडिंग टू पे। जहां पे हमारी ऑलरेडी पेड है तो उसके दो ही वे आउट हो सकते हैं, दो हमने जैसे पे किया हो, या तो हमने उसको DRC 03 के थ्रू पे कर रखा हो, या फिर हमने उसे कभी GSTR 3B में पे कर रखा है। तो अगर हमने DRC 03 के थ्रू पे कर रखा है तो उसको DRC 03A फाइल करके डिमांड को सेटल करना पड़ेगा ताकि लायबिलिटी लेजर से डिमांड खत्म हो जाए। अगर GSTR 3B के थ्रू हमने ऑलरेडी टैक्स पे कर रखा है तो उस केस में पहले ये बेनिफिट नहीं था अवेलेबल। रिसेंटली जो सर्कुलर आया है 27 मार्च को, उसने ये बेनिफिट दे दिया है कि अगर आपने 3B में भी टैक्स पे कर रखा है तो आप ये स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। तो उस केस में हमें जब एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट अटैच करने पड़ेंगे जो प्रूफ करें कि हाँ 3B में हमने ऑलरेडी टैक्स की पेमेंट कर रखी है। कॉपी ऑफ 3B हम अटैच कर सकते हैं, और उस केस में जो प्रॉपर ऑफिसर है वो वेरीफाई करेगा, तो सब्जेक्ट तो हमें जाके उसको सेटिस्फाई भी करना पड़ेगा कि हाँ ये पेपर्स, ये टैक्स ऑलरेडी पेड है। अगर डिमांड अभी पेंडिंग है, अभी पे नहीं की है, तो उस सिचुएशन में आपको इस तरह से नेविगेट करना पड़ेगा कि सर्विसेज में जाकर लेजर, पेमेंट और डिमांड, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर के थ्रू जाके इसको डिमांड को सेटल करना पड़ेगा। तो उस तरह से अगर पेमेंट करेंगे तो SPL 02 फाइल करते वक्त तो डिमांड 0 दिखाई देगी, तो हम SPL 02 फाइल करना फिर हमारे लिए और आसान हो जाता है। जैसे कि हम बात कर रहे थे, कुछ डिमांड ऐसी हैं 73 में जो स्कीम में बेनिफिट तो मिल सकता है लेकिन आपको पेमेंट कैश में करना मैंडेटरी है। वो कौन सी डिमांड है? अगर कोई RCM से रिलेटेड कोई ऐसी डिमांड है, रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी आप सभी को पता है कि कैश में पे करनी मैंडेटरी होती है। तो 73 में अगर वो कैश डिमांड आ गई है तो उसको अभी भी DRC पे करते टाइम उसको कैश में ही पे करना पड़ेगा, उसके लिए आप ITC यूज नहीं कर सकते। एरोनियस रिफंड के केस में हमें कैश पेमेंट मैंडेटरी है, उसका इस स्कीम में कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। लेट फीस एंड रिडम्पशन फाइन, ये सब हमें कैश में पे करने पड़ेंगे, इसका कोई क्रेडिट लेजर से बेनिफिट नहीं मिलता। डिफरेंट फॉर्म्स हैं, विनोद जी सब फॉर्म क्लियर कर चुके हैं, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, SPL 1, SPL 2, SPL 3, SPL 4, SPL 5 एंड 6। टाइमलाइन हम सभी को विनोद जी डिस्कस कर चुके हैं। SPL 1 की 3 महीने के अंदर फाइल करना है, मैक्सिमम टाइम फ्रॉम 31 मार्च, तो 30 जून कट ऑफ है। SPL 2 की भी 30 जून कट ऑफ है। 6 मंथ के अंदर कम्युनिकेशन ऑर्डर के आपको 73 का में जो ऑर्डर पास हो रहा है जो कि कन्वर्ट हुआ है 74 से, उसके लिए 6 मंथ का टाइम दिया गया है SPL 2 फाइल करने का। शो कॉज नोटिस डिपार्टमेंट इशू करेगा विद इन 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग द SPL 1 एंड 2। रिप्लाई assessee फाइल करेगा विद इन 1 मंथ ऑफ SPL 03 अप्रूवल एंड देन रिजेक्शन। Other important points under this scheme are each notice and statement order is separate, तो separate application हमें फाइल करनी है each notice and statement and order के लिए। अगर 1 साल के लिए 2 नोटिस हैं तो 2 एप्लीकेशन फाइल होंगी, एक नोटिस में 2 साल का वर्ड है तो एक ही एप्लीकेशन फाइल होगी। SPL 2 आपका अप्रूव होने के बाद आप प्रोसीडिंग्स कंक्लूड हो जाती हैं, उसमें आप उसके बाद आप कोई अपील में नहीं जा सकते। मैंडेटरी अपलोडिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट विद SPL, किस तरह के डॉक्यूमेंट हैं जो आपको मैंडेटरीली अपलोड करने हैं SPL 02 में? सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर पास, कॉपी ऑफ अपील विड्रॉल, एप्लीकेशन फाइल्ड, कॉपी ऑफ अपील विड्रॉल ऑर्डर रिसीव्ड। ये दोनों ही सिचुएशन हो सकती हैं, अगर ऑर्डर नहीं आया है तो एप्लीकेशन भी आप लगा सकते हैं। टैक्स डिमांड पेमेंट प्रूफ, अगर आपने DRC 03 के थ्रू पे किया है और उसको 03A के थ्रू सेटल किया है तो DRC 03A की आप कॉपी लगा दें। इसके अलावा अगर आपने DRC 03
ए को डायरेक्ट डिमांड में जाके सेटल किया है तो लायबिलिटी लेजर की कॉपी लगा सकते हैं, वहां पे भी वो लायबिलिटी सेटल्ड दिखाई देगी। तीसरी सिचुएशन वो है जो अभी रिसेंटली बेनिफिट आया है, गवर्नमेंट ने कहा है कि जीएसटीआर 3B के थ्रू भी अगर पेमेंट हो रखी है तब भी हम आपको ये बेनिफिट दे देंगे। तो उस सिचुएशन में आपके पास पेमेंट प्रूफ लगाने के लिए जीएसटीआर 3B की कॉपी हो सकती है। कुछ सर्कुलर्स इस स्कीम में इशू हो चुके हैं, आप सभी को प्रोफेशनल्स को आइडिया है, और ये मैंने लिस्ट आउट किए हैं। मेनली 4 सर्कुलर हैं, रिसेंट 27 मार्च को आया है। कुछ एडवाइजरीज इशू हुई हैं। सो आई थिंक विनोद जी। जी सर, गौरव सर। हाँ विनोद जी, आई थिंक मैक्सिमम चीजें कवर की जा चुकी हैं, और मेरे ख्याल से जैसे आगे डायरेक्शन दे, इसको टेक्निकल सेशन को लेना है, क्वेश्चन आंसर सेशन में फॉर्म में लेना है किस। मेरे हिसाब से तो देखिए सर, अगर क्वेश्चन आंसर सेशन के फॉर्म में चले तो काफी फायदा हो सकता है जो भी अपने व्यूअर हैं उनको, और एक ठीक सर। एक्स्ट्रा ओपिनियन मिल सकती है उनको। और उसमें क्या है कि जो केस अभी जो पॉइंट इसमें अगर छूटे हुए भी है ना, तो वो भी वहां कवर हो जाएंगे सारे के सारे। ठीक। जी। तो सर क्वेश्चन आंसर के लिए ले लेते हैं हम यहाँ पर। यस सर। हमारी सीआरटी टीम जो एडमिन टीम साथ में है, तो एक बार देखिएगा, जो भी मेंबर, मैं मेंबर से रिक्वेस्ट करूंगा वो अपने हैंड रेज कर सकते हैं या अपना चैट बॉक्स में अपनी क्वेरी लिख भी सकते हैं। तो अगर आप हैंड रेज करते हैं तो आपको हमारी एडमिन टीम जो है अलाउ करेगी आपको एक बार आप अपना बात रख सकते हैं। और दूसरा, आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, वो भी हम देख लेते हैं, मैं देख लेता हूँ। तो सबसे पहले राजीव जी, सबसे पहले राजीव जी, हम आपकी वाली क्वेरी ही लेना चाहेंगे। सर मेरी बारी ले लो सर। आपकी क्वेरी थी कि हमने अपील ऑलरेडी फाइल कर रखी है, तो 31 मार्च में हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि पार्ट पेमेंट करके और हम उस अपील में भी बने रहें और स्कीम में भी बने रहें, ऐसा कुछ पॉसिबल है क्या? बताइए तो सर। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। एप्लीकेशन विड्रॉल तो डालनी पड़ेगी SPL 02 फाइल करने के लिए, ठीक है? SPL अगर 02 मुझे जैसे बताया गया था कि वी कैन फाइल विद इन 3 मंथ्स, बाद में भी हम कर सकते हैं। तो अगर हम उसका पेमेंट कर दे इस समय, ठीक है, और बाद में अपील अगर हमारे फेवर में नहीं आती है, तो हम उसका SPL 02 फाइल कर दे और फेवर में आ जाती है तो उसका रिफंड ले लें, ऐसा कुछ सर। देखिए पेमेंट तो यस आप कर सर। देंगे, लेकिन वो लायबिलिटी लेजर तो सेटल हो जाएगा ना। विनोद जी, आप क्या एक गाइड मिनट करते हैं? सर, एक मिनट सर। देखो इसके दो तीन एस्पेक्ट बनते हैं। सर राजीव जी आपका, हाँ, इसके दो तीन एस्पेक्ट बनते हैं। मैं दोनों तीनों पॉइंट आपको बताता हूँ, डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। पॉइंट ठीक सर। नंबर 1 आपका ऐसा है कि अगर आपको लगता है कि हमारे अपील में जीतने के अच्छे चांसेस हैं, से 60-70%, 75% चांसेस है, ये आपको डिसाइड करना का पड़ेगा अपने केस के फैक्ट्स के अकॉर्डिंगली। तो आप ठीक एक है। काम कर सकते हैं कि आप लाइबिलिटी रजिस्टर में लाइबिलिटी 31 मार्च को खत्म कर दे टैक्स की, कारण कि 10% ऑलरेडी आप दे चुके हैं, ठीक है। और बचे हुआ 90% आप जमा करा देंगे। और ठीक है। आप अपीलेंट अथॉरिटी में कैसे ही करके ये प्रयास करें कि मैं ये बात कर रहा हूं जब कोई भी डेट नहीं बढ़ रही है, जबकि अपीलेंट हाँ हाँ। अथॉरिटी में प्रयास करें कि 25 जून तक आपका अपील का फैसला आ जाए। चलिए, अगर फैसला अगर आ जाता 25 फिर। जून तक अपील का फैसला आपका आ गया तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपके ब्याज पेनल्टी तो वैसे ही खत्म हो जाएंगी और रिफंड आप ले सकते हैं। और अगर 25 जून तक आपका अपील का फैसला नहीं आ सका तो आपके पास 30 जून तक के लिए 5 दिन का समय है। उस समय आप इसको विड्रॉ करके आप इसको अप्लाई कर बेनिफिट भी ले सकते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है वो ये मैं आपको बताऊं, आपका CGST का केस है या SGST का केस है? हमारा सर जो केस है वो CGST में। CGST में केस है। देखो क्या है, दोनों के पोर्टल भी अलग हैं, दोनों का थोड़ा सा वर्किंग का सिस्टम भी अलग है, सारी चीज अलग है। एक प्रॉब्लम क्या ये आ रही है कि जब लास्ट डेट में SPL 2 हम भर रहे हैं ना, तो वो पोर्टल विड्रॉल वाले पॉइंट को स्वीकार ही नहीं कर रहा। ये मैंने खुद ने व्यक्तिगत रूप से, वो ये हमें एरर दिखा रहा है कि आपके केस में शो कॉज नोटिस इश्यू हो गया, इसलिए विड्रॉल की परमिशन नहीं दी जाती। ये टोटली गलत है, ये टेक्निकल ग्लिचेज है, ये दूर भी होगा, मेरा ऐसा पक्का मानना है। ठीक है। लेकिन प्रेजेंटली कुछ केसेस में ये प्रॉब्लम हमें आ रही है। तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप नहीं तो 20 तारीख तक, 20 जून तक का वेट कर लें। 10 दिन का समय आपको बाकी चीजों को सॉल्व करने के लिए बहुत पर्याप्त होगा। अगर आपका अपील का ऑर्डर आ जाए तो आप उसको वैसे कर लेना,
आपकी हियरिंग हो चुकी है, और अगर हियरिंग नहीं हुई तो हियरिंग कराने के लिए भी इतना समय पर्याप्त है। और अगर 20 जून तक अगर आप ऑर्डर लेने की ताकत नहीं रखते हो तो अपील फैसला आपके पक्ष में आने की संभावना भी कहीं रहेगी। जो बातें हाँ, मैं नहीं, सही बात है। बिटवीन बिटवीन द नहीं, लाइंस जवाब। बोल रहा हूँ वो भी आप समझिए। हाँ, नहीं नहीं, मेरी जो बात हो बातें रखी है सर। अप्रैल में वो फैसला आ जाएगा। आ और जाएगा चांस तो अपने फेवर में है। आप हाँ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप टैक्स जमा करा दें, ठीक है। सारा का सारा। DRC 03, DRC 03 से जमा करवा देते हैं बिल्कुल उसको। नहीं, बिल्कुल नहीं सर, ये गलती मत और करना किसी भी सूरत में। मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। हाँ, बताएं। DRC 03 हमेशा एडजुडिकेशन का जो ऑर्डर होता है उससे पहले होता है, हमेशा ध्यान रखिए जीएसटी में। DRC 07 जारी होने से पहले जो आप डिमांड जमा कराते हो DRC 01A के थ्रू, DRC 0 के थ्रू, SMT 10 के थ्रू, वो सारी हाँ, DRC 03 के थ्रू होती है। और ठीक है। जैसे ही आपकी लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है, कभी भी आप DRC 03 मत कीजिएगा, अच्छा, फिर आप बताएं। उसको लाइबिलिटी लेजर के थ्रू ही सेट ऑफ कीजिएगा। ये 128A नहीं, अदरवाइज भी यही नियम है। लाइब्रेरी लेजर के थ्रू कौन से फॉर्म में जमा सेटल वो तो करें आप उसे? कैश लेजर में या क्रेडिट लेजर में आपका बैलेंस है, उसे सेट ऑफ कर दीजिए सीधा सीधा, इट्स वेरी सिंपल। नहीं, उससे वो लाइब्रेरी जो खड़ी हो है रखी है वहाँ। बट हाँ, आपका बट कैश डिमांड। या क्रेडिट लेजर में जो भी बैलेंस है, आप क्रेडिट लेजर में हाँ, तो उससे भी कर दे, वो लाइबिलिटी हाँ, लेजर को सेट ऑफ कर दीजिए, ठीक है। सीधी सीधी और सी अगर इसमें बात है। इसमें एक पेमेंट जो इंटरेस्ट की है वो भी जमा करवा देते हैं कि इंटरेस्ट का भी नहीं, पार्ट है। इंटरेस्ट बिल्कुल ही जमा नहीं कराना है सर आपको। नहीं नहीं, ये नहीं, लेट पेमेंट, लेट फाइलिंग का, और लेट फाइलिंग फीस, फीस। लेट फीस, लेट लेट फीस। लेट फाइलिंग का आप जमा करा देना, और अगर लेट फाइलिंग का आप जमा नहीं भी कराते हैं तो भी वो बाद में जमा करा दिया जाएगा, वो इतना अच्छा, बड़ा नहीं है। इसमें जो इधर। इस स्कीम के लिए बेसिक कंडीशन है कि एज ऑन 31 मार्च को जो आपकी टैक्स लाइबिलिटी है वो फुल्ली डिस्चार्ज होनी चाहिए। ठीक है, अगर इंटरेस्ट पेनल्टी की लाइबिलिटी थोड़ी बकाया भी है तो आप बाद में जमा करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ठीक है, ठीक है, ठीक तो सर। ये तरीका आप आजमाइश कर सकते हो। थैंक यू सर, थैंक यू। उसमें आपको रिफंड भी बाकी, मिल जाएगा, अपील अगर आपके फेवर में डिसाइड हो गई तो। हाँ, ठीक है सर, थैंक यू। यस सर। सर, बाकी हमारे व्यूवर्स भी अपनी प्रॉब्लम मेरे तो सॉल्व हो गई है एक तब सर से। मेरे सामने पड़ा है, वो एक लाइन में क्लियर हो जाएगा। इज लेट फीस ऑफ जीएसटी रिटर्न कवर अंडर सेक्शन 128A? नो। मैंने ओके। स्पेसिफिकली 4 चीजों के बारे में मना किया है। वो 4 चीजें सबसे कॉमन आ रही है। देखो, रिफंड के केसेस रिलेटिवली कम है, इसलिए उसको मैंने शॉर्ट में बोला है लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न का इंटरेस्ट और ब्याज, सेल्फ एसेस इंटरेस्ट 7512। 7512 अभी हो सकता है आपके यूपी में अभी नहीं लगा हो, हमारा पूरा मार्च राजस्थान में 7512 में गया था। और कितनी सैकड़ों करोड़ों की डिमांडें गवर्नमेंट ने रिवाइज की है इसमें 7512 में, कारण कि इसमें एडजुडिकेशन के ऑर्डर पास करने की भी आवश्यकता नहीं होती। 7512 अपने आप में पर्याप्त होता है। तो 7512 सेल्फ असेसमेंट टैक्स, उसका इंटरेस्ट, लेट फीस और डिलेड पेमेंट का इंटरेस्ट, डिलेड डिस्क्लोजर ऑफ सप्लाई का इंटरेस्ट, लेट फीस, ये सारे के सारे 128 के प्रोविजन से बाहर चलेंगे। क्या कहते हो गौरव जी? जी बिल्कुल ठीक है। इसमें एक जो 27th को जो इन्होंने सर्कुलर दिया है, यस सर। उसमें उससे थोड़ा सा एक डाउट खड़ा हो गया कि इन्होंने कहा कि अगर पेमेंट आपने 3B में भी कर दी है तब भी मिल जाएगा इंटरेस्ट पेनल्टी का वेवर। तो वहां पर ये आ गया कि तो 3B में मेरा अगर डिलेड पेमेंट था, ठीक है, और मैंने पे कर दिया था, तो क्या वो भी 128A में कवर हो गया? सर नहीं हुआ। ये जो आया है ना आपका 3B हम्म। वाला, इसको सरकार लाई है, इसके पीछे अलग मोटिव है। ये हम्म। क्या होता था कि बहुत से केसेस में हम लोग क्या है 3B के थ्रू भी लाइबिलिटी को डिस्चार्ज कर देते थे। अगर हम्म। सरकार ये अमेंडमेंट नहीं, मेरा ऐसा सिमिलर आइडेंटिकल केस है मेरे पास, एकदम आइडेंटिकल, यस इसलिए यस। मैं इन डेप्थ में भी गया हूं उसमें। हाँ हाँ हाँ। तो ये 3B में वो कह रहे हैं कि अगर 3B से आपने सेट ऑफ कर दिया तो हम उसका टैक्स पेमेंट को कंसीडर कर लेंगे, लेकिन इंटरेस्ट वाला जो मामला है, उस हाँ, लेट आपने 3B से अगर कोई लेट किया, उसका कोई इंटरेस्ट अगर बनता है तो वो तो इस वेवर में नहीं आएगा। टैक्स पेमेंट का एडजस्टमेंट वो दे देंगे। टैक्स पेमेंट का एडजस्टमेंट दे ना। यस यस। देखो, एक लिखा है ऑर्डर ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड अंडर सेक्शन 73 इज कवर अंडर दिस 128A। अब देखिए, बात समझने की ये है कि यहां फिर समझना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि सारा का सारा इंटरेस्ट 120A में कवर है
और ऐसा भी नहीं है कि सारा का सारा इंटरेस्ट 128 में कवर नहीं है, आपको केस के फैक्ट्स देखने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका ट्रान 1 का इंटरेस्ट है, ट्रान 1 में आपने 1 लाख रुपए क्लेम किया, आपको मिला 50,000 रुपए, 50,000 रुपए आपको कम मिला, देर आर मल्टीपल ऑफ रीजंस, तो उस 50,000 रुपए सरकार ने जो आपसे इंटरेस्ट लिया है वो इंटरेस्ट 128A में कवर हो जाएगा। लेकिन अगर आपका और जैसे सेल्फ असेसमेंट का इंटरेस्ट है कोई भी, या आपने डिले इन डिस्क्लोजर ऑफ सेल्स है उसका है, इस तरह के किसी भी इंटरेस्ट बेनिफिट का इसमें नहीं मिलेगा। और इसके लिए मैं आपको एक बता देता हूं, ये गवर्नमेंट ने जो एक नोटिफिकेशन निकाला है 15 अक्टूबर को, उसमें सर्कुलर था, मास्टर सर्कुलर एसएक्यू मास्टर में। सर्कुलर, उसमें क्वेश्चन नंबर 6 में इसको बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया हुआ है। 15-10 चॉइस के क्वेश्चन नंबर 6 का जो जवाब है उसमें ये सारे मैटर बहुत अच्छे से डिस्कस किए हुए हैं और सारे के सारे एक झटके में क्लियर हो जाएंगे। यस, अब ऊपर क्या कुछ कोई छूट रहा होगा, व्हाट इज द ट्रीटमेंट 10% डिपॉजिट अंडर अपील। सर 10% जो टैक्स जमा करा दिया तो आपकी जो टैक्स की जो डिमांड है वो तो 90% ही बची है, तो अब आपको 90% ही जमा करानी है ऑफ कोर्स। एक है इज लेट फीस फॉर डिलेड, एक मिनट, एक क्या है क्वेश्चन है, कैन टैक्स पेयर अंडर कंपोजिशन गेट द बेनिफिट ऑफ एसोसिएशन देन व्हाट डॉक्यूमेंट विल अटैच ऑन। कंपोजिशन के लिए भी है, लेकिन क्या चीज का है वो, कंपोजिशन में क्या चीज का है, अगेन देखने की बात ये है। कंपोजिशन आपने लेट जमा कराया, उसका ब्याज है, नहीं मिलेगा। आपने उसके रिटर्न लेट भरे हैं, नहीं मिलेगा, बहुत कॉमन सी बात है, चाहे कंपोजिशन हो चाहे कुछ भी हो, उसमें नहीं मिलेगा। और अगर किसी तरह की डिमांड है तो कवर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया इंटरेस्टिंग, इज लेट फीस फॉर डिलेड फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 9C कवर्ड अंडर सेक्शन 128। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, एक तो 9C में पेनल्टी भी लगा रहे हैं, 9C में लेट फीस भी लगा रहे हैं, लेकिन ऑफ कोर्स 9C इज ए पार्ट ऑफ रिटर्न, तो रिटर्न के अगेंस्ट में लेट फीस का कोई भी पेमेंट है वो इसमें कवर नहीं होगा। मैं अपने व्यूअर के लिए एक चीज और आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं, देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन लेट फीस एंड अ पेनल्टी। ये एक लाइन में जानना बहुत जरूरी है। आजकल सरकार ज्यादातर जो है ना वो लेट फीस लेना चाहती है, बिकॉज पेनल्टी के केस में डिस्क्रिशन होता है, सोगाज नोटिस होता है और उसके बाद में वो इम्पोज की जाती है। लेट फीस ऑटोमेटिक होती है, जैसे आप रिटर्न भर रहे हो, आपने एक दिन लेट रिटर्न जमा कराया, आपको 100 रुपए 50 रुपए एज द केस में भी देना है, आपको 100 मोटो जमा कराने पड़ते हैं। तो देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन लेट फीस एंड पेनल्टी। ऑर्डर ऑफ इंटरेस्ट, अच्छा लाइबिलिटी टुवर्ड डिमांड 90%, पहले टैक्स जमा फिर अपील विड्रॉल, और एमनेस्टी में आपको बेनिफिट तो दो ऑप्शन होंगे, एक एमनेस्टी रिजेक्ट ऑर्डर के खिलाफ होता है और आपकी ओरिजिनल अपील भी रिज्यूम हो जाएगी। बिल्कुल ये बात एकदम सही है सर, आपके पास दोनों ऑप्शन है। अगर आपकी एमनेस्टी रिजेक्ट हो गई और एसपीएल 8 में अगर आप अंडरटेकिंग फाइल कर देते हैं तो ऑटोमेटिक उसमें अंडरटेकिंग में ये बोला जाता है कि एमनेस्टी जो रिजेक्ट हुई है उसके अगेंस्ट में हम अपील फाइल नहीं कर रहे। अगर आप एसपीएल 8 फाइल कर देते हो तो आपकी अपील ऑटोमेटिक रिज्यूम हो जाएगी, आपको एसपीएल 8 फाइल करना पड़ेगा। और अगर आप उसकी जो एमनेस्टी में रिजेक्शन के अगेंस्ट में अपील फाइल करते हो तो फिर आपको पहले वो अपील का डिसीजन होगा, अगर उस अपील में भी आप हार जाते हो तो अगेन फिर भी आपका ओरिजिनल अपील रिस्टोर हो जाएगी। यू विल बी गेटिंग 2 अपॉर्चुनिटीज। मेरे से छूटा हो तो गौरव जी आप भी कोई दे जवाब दें सर, कोई प्लीज प्लीज। आप इतना अच्छा आंसर दे रहे हो, इतनी डिटेल में इन डेप्थ बोल रहे हो। देखो सर, जब सहवाग बैटिंग करते हैं ना तो बाकी सेकंड साइड में मैच खड़े हो जाते हैं सर। नहीं सर, बनने का मतलब है और एक और सर मैं तो जवाब इसलिए दे देता हूं कि मुझे लगता है कि ऐसा नहीं हो जाए पहले आप तो अगर नहीं तो उसको जब आप बैटिंग कर रहे हो ना तो दूसरा बैट्समैन को एग्रेशन नहीं दिखाना चाहिए। अपने को टीम जितानी है। सेक्शन 74 आर कवर्ड अंडर दिस स्कीम। देखिए इसके लिए बहुत क्लियर कट मैं बताता हूं, 74 का कोई भी केस स्कीम में कवर नहीं है।
लेकिन अगर आपको लगता हो कि डिपार्टमेंट ने आपके केस में 74 गलत तरीके से लगा इनकॉर्पोरेट कर दी है, इम्पोज कर दी है, लगा दी है, लेवी कर दी है, तो आप पहले उसकी अपील जाओ। अपील में ग्राउंड ऑफ अपील बनेगा कि मेरा केस 74 में कवर नहीं होता, ये तो 73 का है। देखिए 73 74 में केवल 3 शब्दों का ही फर्क है। अगर आप सेक्शन 73 और 74 की दोनों की ड्राफ्टिंग पढ़ोगे तो उसमें केवल 3 से 4 शब्दों का फर्क है। और उसको अगर एक दो शब्दों में बोलूं तो विलफुल मिस स्टेटमेंट, सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स, फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज, इन 3 वर्ड को अगर हटा दें तो सेक्शन 73 और 74 बाय एंड लार्ज सेम है। अगर वायलेशन इन 3 के चलते हुआ है तो 74 का केस बन जाएगा। अगर वायलेशन में ये 3 तथ्य नहीं पाए जाते तो वो केस 73 का बन जाएगा। तो आपको अगर 74 का बेनिफिट लेना है तो पहले आप उसकी अपील फाइल करके उसमें अपील में डिसीजन करवाइए कि ये केस 74 में गलत लगा दिया गया था, ये 73 का केस है। देन ओनली यू कैन ऑफ बेनिफिट अंडर सेक्शन 128A। और भी कोई क्वेश्चन सर? क्या लास्ट है 16 4K विनोद जी मैं कहूंगा इनको एक लाइन और क्लियर कीजिए कि उसमें टाइमलाइन की कोई लिमिटेशन, जो 74 वाले केसेस 73 में कन्वर्ट होंगे, उसकी कोई सनसेट क्लॉज तो नहीं है? सनसेट क्लोज मेरे हिसाब से तो नहीं है, लेकिन जब ये ऑर्डर आ जाएगा, ये तो इसीलिए तो मैं आपको कह रहा हूं सर, ये 128 है तो कितने लंबे समय तक चलेगा? ऑन एंड ऑन चलेगा ये। हाँ, ये तो उसका। और आपको क्या लगता है अगर प्रैक्टिकल टर्म्स में बात करें तो क्या कोई भी फर्स्ट अपीलेट अधिकारी, चूंकि हम सीए बात कर रहे हैं इसलिए मैं इस बात को बोल सकता हूं, कोई भी फर्स्ट अपीलेट अधिकारी 74 के केस को 73 में कभी कन्वर्ट नहीं कभी करेगा। नहीं करेगा, कभी नहीं। वो अगर अर्लीस्ट कहीं हो सकता है करेगा तो अव्वल इसको हाईकोर्ट, हाईकोर्ट या ट्रिब्यूनल हो सकता है कर दे। हाईकोर्ट, लेकिन ट्रिब्यूनल भी कुछ केसेस में कर सकती है, कारण कि लॉ पॉइंट में फैसला हाईकोर्ट ही ज्यादा देती है, इवन ट्रिब्यूनल भी कई केसेस में कम देती है। तो इसका मतलब इसकी कोई सनसेट क्लॉज नहीं है 128। सनसेट क्लॉज नहीं है, और इसमें ये 2 साल 3 साल 4 साल भी चल सकता है। तो ये आपकी जो जरा सा 128A है ना, ये ऑपरेशन में लंबे समय तक चलने वाली है। आप इसकी डिजाइन को, ड्राफ्टिंग को देख लीजिए। मुझे तो बहुत बोल बोल करके ये लग रहा है कि इसको तो हर हालत में इनको बढ़ाना भी पड़ेगा, लंबा चलाना पड़ेगा, नहीं तो जो बेसिक वेरी पर्पज ऑफ दिस स्कीम है वो फ्यूटाइल हो जाएगा। आपको पोर्टल बनाने में 2.5 महीने लग गए और अगर आप उसका पूरा यूज नहीं करोगे तो फिर मतलब क्या रह गया? लेकिन सरकार की पॉलिसी है, उसलिए हम अपनी ओपिनियन से ज्यादा उसमें कुछ भी नहीं दे सकते। यस, अब एक क्वेश्चन आया सर 7512 में जीएसटी सैलरी के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिखा है आपका ऑर्डर सप्लाई देखा जाएगा, यानी आईटी ने देगा। अब इसमें यानी आईटी ने, अब इसमें काफी इंटरेस्ट काफी होता है। यस सर, देखिए वैसे तो ये अभी एमनिस्टी से संबंधित नहीं है, इसका तो एक ही लाइन में जवाब है कि 7512 को आप एमनिस्टी से डील नहीं कर सकते। अब 7512 को कैसे डील करना है ये आपको केस टू केस मेरिट पे देखना पड़ेगा कि वो 7512 का जो ब्याज लगा रहे हैं वो सही लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे। तो इसका जवाब देना तो यहाँ भी मुश्किल है, लेकिन 75 विद इन ब्रैकेट 12 किसी भी सूरत में 128A के आज की जो आज तक के जो क्लैरिफिकेशन है उसमें इसमें शामिल नहीं होती, इससे कवर नहीं होती। अब एक आपने क्या लिखा है जीएसटी के लिए, क्या किसी भी कानून में सेल्फ असेसमेंट का मतलब केवल आउटपुट टैक्स होता है? सेल्फ असेसमेंट मीन सभी डिडक्शन और एग्जम्पशन में शामिल होता है। सर क्या है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा इन भाई साहब का जो क्वेश्चन है ना वो इनकम टैक्स भी काफी पढ़ते हैं। तो इसमें जो पीछे की लाइन लिखी है ना आपने, क्या किसी भी कानून को सेल्फ असेसमेंट का मतलब केवल आउटपुट होता है, ये जो ले रहे हैं ये थोड़ा सा इसमें इनकम टैक्स का भाग ज्यादा मुझे महसूस होता है। मैं इनकम टैक्स भी डील करता हूं, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि उसमें जब हम डिडक्शन देते हैं तो सेल्फ असेसमेंट का पार्ट होता है। लेकिन इसमें जीएसटी में सेल्फ असेसमेंट का पार्ट मतलब आउटपुट इनपुट को जो करने के बाद बैलेंस बचता है उसी पे तो हम टैक्स जमा कराते हैं, उसी पे तो ब्याज देते हैं, तो ये उसमें ऑटोमेटिक कवर हो गया सर। एक क्वेश्चन आया सर, DRC 07 रिसीव्ड फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ओनली फॉर लेट पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर द ईयर 19-20, कैन वी अप्लाई 120 इंटरेस्ट प्रोपोर्शन? नो सर, नो, नॉट एट ऑल। फिर एक आपने लिखा है 16/4 का टैक्स 2 लाख है। यस, वेरी गुड क्वेश्चन, मैं इस क्वेश्चन का वेट कर रहा था काफी टाइम से। 16/4 जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे क्वेश्चन पहली बार मैं देख रहा हूं,
तो जिन्होंने ये दिया है, ये क्वेश्चन रेज किया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि सारे व्यूअर को 16/4 16/5 पे भी हम अपनी छोटी मोटी ओपिनियन के साथ में अवगत करा पाएंगे। देखिए 16/4 का टैक्स 2 लाख है, टैक्स लाइबिलिटी 10 लाख है, देन हाउ मच अमाउंट नीड टू पे थ्रू पेमेंट टू डिमांड्स। देखिए अगर आप इस केस में अगर एमनेस्टी में जाना चाहते हैं तो बहुत क्लियर कट है कि 16/4 का जो टैक्स है वो आपको बिल्कुल नहीं भरना। बहुत क्लियर पोजीशन है, इसमें कहीं किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। और सीबीआईसी ने 15 अक्टूबर के अपने क्लैरिफिकेशन में, मुझे एकदम एक्यूरेट याद नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 या 7 ऐसा कुछ है, उसमें इस जवाब का बड़े खुलासे से जवाब दिया हुआ है। मेरे जो भी व्यूअर है उनसे मेरा एक निवेदन और है, आपको कभी भी इसमें इस संबंध में प्रॉब्लम आवे, आपके लिए 15 अक्टूबर 2024 का जो सर्कुलर और क्लैरिफिकेशन सीबीआईसी ने दिया है वो एक तरह से रामबाण है। और 99% क्वेरीज सिवाय 73 और 74 का एक ही ऑर्डर हो तब क्या होगा, उस पॉइंट को छोड़ करके लगभग बाकी सबका आपको जवाब उनमें 15 अक्टूबर वाले में मास्टर सर्कुलर में जो सौरभ जी ने गौरव जी ने अभी डिस्कस किया था मिल जाएगा। तो इस केस में आपको 2 लाख रुपए 16/4 का जो 2 लाख रुपए है उसको छोड़ते हुए आपको ये जमा करवाना है पैसा। लेकिन इसमें भी अभी एक बहुत बड़ा क्लैरिफिकेशन आना बाकी है। देखो अब क्या होता है, अगर आप चाहो तो मैं आप लोगों के साथ साझा कर दूं, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। गौरव जी क्या करूं? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर। गौरव जी जो 15 अक्टूबर का मास्टर सर्कुलर है ना, उसमें आप देखिए पॉइंट नंबर 15 और पॉइंट नंबर 15 का लास्ट पैरा, वो पैरा मैं आपके व्यूअर के सामने पढ़ के सुनाऊंगा। It is also reiterated that when the taxpayer is deducting the amount of ITC which was denied on account of contravention of subsection 4 of section 16 of CGST Act, but which is now available as per retrospectively inserted provision of subsection 5 or subsection 6 of section 16 of CGST Act, he is not required to file application for rectification in respect of the same as per special procedure notified under section 148 वाइड नोटिफिकेशन नंबर 22/2024 डेटेड 8 अक्टूबर 2024। सर जिन लोगों का ये पैटर्न है वो इसको बहुत अच्छे से समझें, इसमें मुझे उम्मीद है फर्दर क्लैरिफिकेशन आएगा। लेकिन सीबीआईसी ने तो यहां तक कह दिया कि अगर आप एमनेस्टी की स्कीम फाइल करते हो और 16/4 वाले 16/5 वाले कॉलम को प्रॉपरली उसमें फाइल कर दिया तो 16/4 के लिए अलग से रेक्टिफिकेशन की रिक्वेस्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है। सीबीआईसी ये क्लैरिफिकेशन दे रहा है इंपॉर्टेंटली। लेकिन जो भी व्यूअर है उनसे मेरा निवेदन है कि आप इसको पढ़ें जरूर, लेकिन फिर भी 16/4 16/5 16/6 के जो इसके लिए जो प्रोसीजर दिया गया है फॉर्म भरने का, जिसकी 7 अक्टूबर लास्ट डेट है, आपको जरूर से फिर भी फाइल कर देना। डबल फाइलिंग में किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर किसी अधिकारी ने इस लास्ट पैराग्राफ का अलग मीनिंग निकाल लिया तो आपकी सारी की सारी एमनेस्टी स्कीम खटाई में भी पड़ सकती है, डिबेट में आ सकती है। अन्यथा वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, आपकी वो 16/5 की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देगा और यहां मान लेगा। तो हमें तो एक ही बेनिफिट चाहिए, कोई बात नहीं, आप किसी भी तरीके से दे दीजिए। कोई क्वेश्चन छूटा हो तो बताइए। आई थिंक एक सबसे ऊपर क्वेश्चन है, हो सकता है छूट गया कारण कि क्वेश्चन की नो फ्लड है तो क्लाइंट वो जीएसटी पोर्टल इज शोइंग नो टू एक डिफरेंट मिनट को ऑर्डर फिर इसको पास फॉर पढ़ने दो। डिफरेंट नोटिसेस, डू वी नीड टू डिपॉजिट डिमांड अगेंस्ट बोथ द ऑर्डर और शुड वी ऑप्ट ऑर्डर? विनोद जी, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, सबसे पहली क्वेरी है कि इनके एक ही साल के 2 ऑर्डर पास हुए हैं और दोनों अननोटिस गए, इन्होंने उन पर ध्यान नहीं दिया तो उनकी कोई अपील भी फाइल नहीं हुई। सर जिनका क्वेश्चन है पहले तो उनकी मुझे डेट बताओ सर, डेट क्या है उनकी? तरुण जी अगर अवेलेबल हैं।
कारण कि थोड़ा सा टेक्निकल है ये क्वेश्चन। मुझे ऐसा लगता है कि दो ऑर्डर जब आ चुके हैं तो ये एक्शन तो दोनों पे ही लेना पड़ेगा इन्हें। नो क्लैरिटी, अमाउंट इन्वॉल्व ऑर्डर इज 1 लाख एंड 2.5 लाख। नो सर, मेरी ओपिनियन थोड़ी डिफरेंट है इसमें। हम्म। डिपार्टमेंट की गलती के लिए हम क्लाइंट से 2 बार एक ही चीज का टैक्स थोड़ी ना भरवाएंगे। गुड इवनिंग सर, कैन यू नहीं हेयर तो मी? फिर जी जी, तरुण जी अपने क्वेरी थोड़ा डिटेल में बताइए। सर तरुण जी क्वेरी, थोड़ा सा फेस भी ऑन कर लीजिए तो आपका इस जवाब को देने में हमें थोड़ी सुविधा हो जाएगी। हाँ, थोड़ा इंटरेक्शन बेटर हो जा रहा है। इंटरेक्शन बेटर हो जाता है, कारण कि अन्यथा ये वन साइड लगता है। मैं जब तक आपका चेहरा नहीं देख पाऊंगा तो मैं कुछ बोलने की, अच्छे से बोलने की स्थिति में भी नहीं रहूंगा। सर क्वेरी बड़ी मतलब अजीब सी है मेरी। मुझे भी, मैं भी सरप्राइज हूँ, अभी तक मैं समझ नहीं पाया हूँ उस नहीं, क्वेरी को। अजीब नहीं है, बहुत कॉमन है सर, आप चिंता ना करें। सर अभी मैंने आपको पूरी क्वेरी नहीं दी है, इसलिए मैं तीसरा इसमें एक पार्ट और ऐड करूंगा कि इसमें दो नोटिस आए 21 और 22 में। 473 में ही आए हैं दोनों के दोनों। और फाइनेंशियल ईयर 21-22 है क्या सर? सर 17-18 के नोटिस थे। दो नहीं एक आया, नोटिस नोटिस कब आया सर? एक सर 2021 में आया, फिर एक 2022 में आया है। ऑर्डर कब पास हुआ सर? सर ऑर्डर भी 2021 में एक या दो हियरिंग के बाद, एक या दो बार रिमाइंडर के बाद में वो पास हो गया था, और 2022 में भी सेम सिचुएशन थी। मैटर आपका स्टेट का है या सेंट्रल का है? सर स्टेट का है। स्टेट कहाँ से हो सर आप? सर ग्रेटर नोएडा का मैटर है। ग्रेटर नोएडा, ओके। सर स्टेट के सर मैटर्स। अभी अभी सॉरी, मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। यस। मेरी क्वेरी में फिर वही पार्ट आया कि पहला ऑर्डर लगभग 1 लाख की डिमांड के साथ पास हुआ 21 में। फिर दूसरा नोटिस 22 में इन्होंने इशू कर दिया, और उसके 3-4 महीने बाद फिर से एक ऑर्डर 73 का ही पास हुआ विद 2.5 लैक्स अप्रोक्सीमेटली डिमांड। ठीक है सर। तो अब दो 73 में दो नोटिस और दो डिमांड दिख रहे थे। उसके बाद में सर जो ये लास्ट डेट गई थी, आई थिंक इट वाज 23 शायद थी, दिसंबर 23 थी। उसमें 73 का एक और नोटिस पास हुआ सर। और 73 के तीसरे नोटिस को जब हमने अटेंड किया और हमने उनको बताया कि सर दो डिमांड ऑलरेडी हमारी यहाँ पड़ी हुई हैं, दो डिमांड, तो हम कहाँ से पे करें, किसको पे करें, तो उन ऑफिसर साहब को कुछ समझ नहीं आया, और उन्होंने क्या किया कि ड्रॉप प्रोसीडिंग पास कर दी तीसरे 73 ऑर्डर के अगेंस्ट में। तो अब ये सिचुएशन है कि मेरे पास सेम 17-18 के लिए 3 नोटिस हैं सर 73 के, जिसमें से दो में डिमांड है और तीसरे में ड्रॉप प्रोसीडिंग्स हैं। अब मैं ओके डिपार्टमेंट सर। में भी कई लोगों से पूछ चुका हूँ कि मैं ड्रॉप प्रोसीडिंग को फाइनल मानूं नहीं मानूं, सबसे हाईएस्ट डिमांड को पे करूं। ओके 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 सर, मैं समझ गया सर आपका पॉइंट। एक लास्ट और बताइए, जो आपका 1 लाख और 2.5 लाख वाला है, आपको मेरिट में कौन सा ठीक लगता है? सर मेरिट के हिसाब से हमारी 2.5 लाख की डिमांड तो बनती है। बनती है ना? अब मैं बिल्कुल। बताता हूं। सर आप जाइए रूल 161 में, ठीक है सर। इसका एक प्रोविजो है। उस प्रोविजो में एक वर्ड है कि आइदर ड्यू टू एक्सीडेंटल स्लिप, ओमिशन और अर्थमेटिकल इनएक्यूरेसी, कोई भी ऑर्डर किसी अधिकारी के द्वारा पास कर दिया जाए तो वो 161 में रेक्टिफाई हो सकता है विदाउट टाइम लिमिट ऑफ 6 मंथ्स। बहुत गौर करना मेरे शब्दों पे। ओके सर। तो आपके क्या है, रेक्टिफिकेशन आप इसलिए नहीं लगा सकते कि उसका टाइम पीरियड निकल गया। करेक्ट। अपील में आप इसलिए नहीं जा सकते कि उसका टाइम पीरियड निकल गया। करेक्ट सर। मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड एक जोरदार चीज बता देना चाहता हूं। डिपार्टमेंट ने जब 16/5 और 16/6 के लिए अभी रेक्टिफिकेशन के पोर्टल को खोल दिया है, ठीक ओके है? सर। तो ठीक है। आप क्या करो, उन दोनों में से एक ऑर्डर को रेक्टिफिकेशन के लिए लगा दो। ठीक है सर। और आपके जो अधिकारी है उन्होंने तीसरा ऑर्डर दे दिया, मतलब अधिकारी का जो ज्ञान है वो एवरेज सा है, तो उसके पास जाकर के थोड़ा सा नमस्ते कर लो, हाथ जोड़ लो, तो वो एक ऑर्डर को तुरंत विड्रॉ कर देगा। और जो ऑर्डर आपको लग रहा है कि जो सही है उसके अगेंस्ट में टैक्स जमा करा करके एमनेस्टी में चले जाओ। तो ठीक है सर। इसमें इस बात की संभावना है कि आपका केस निकल जावे। ठीक है सर। ये ठीक मैं है। एक तरीका बता रहा हूं, लेकिन बाकी सारे फैक्ट्स आपको चेक करने हैं, डिपार्टमेंट की परिस्थितियां आपको चेक करनी है। ठीक। ठीक। 161 के प्रोविजो में लिखा हुआ है कि इन 3 मिस्टेक्स में अगर कोई चीज लागू हो तो 6 महीने का जो लिमिटेशन है वो लागू नहीं होता। और अभी डिपार्टमेंट ने क्या किया है कि 16/4 और 16/5 के लिए रेक्टिफिकेशन के पोर्टल खोले हैं।
तो उन पोर्टल में आपकी भी लग जाएगी एप्लीकेशन। ठीक है सर, ठीक है, तो समझ गया। एप्लीकेशन लगा दो और उनको थोड़ा सा नमस्ते करके अच्छे से प्रणाम कर दो, और केस हो जाए। ठीक है सर, ठीक है, गॉट इट सर, थैंक यू सर। जी सर, जी सर। 161 देख लेना आप। ठीक है बहुत सर। अच्छा जवाब दिया विनोद जी, आपने बहुत अच्छे से इन डेप्थ। आई थिंक इसके अलावा और कोई क्वेरी? बताओ सर, कोई छूटा है तो अपने देख लेते हैं। सेक्शन 73 ऑर्डर पास्ड 2 times फॉर GR 78 एंड विल हैव टू फाइल 28 फॉर बोथ। ये भी सेम क्वेरी है इनकी, प्रव सेम क्वेरी है सर। सेम प्रव प्रव के नाम से। हाँ। सो एक क्वेरी है, इज इट पॉसिबल टू पे टैक्स फ्रॉम ITC अंडर सेक्शन 128A? यस, ITC कैन बी यूटिलाइज्ड अगर RCM से रिलेटेड लायबिलिटी नहीं है तो। विनोद जी, और तो कुछ सच क्वेरी नहीं है, तो मैं राजीव जी को भी समझना चाहूंगा उनकी तरफ से। और कोई क्वेरी राजीव जी? जी सर सर। बहुत बढ़िया तरीके से सर आपने इतनी सारी क्वेरीज ली है मेंबर की हमारे, और सब अभी भी किसी मेंबर की अगर कोई क्वेरी है तो या तो चैट बॉक्स में लिख के या हैंड रेज कर दें। यस यस। आई थिंक मेरे ख्याल से सर अभी तो कुछ मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं चैट बॉक्स में आपने सारी ले ली है जितनी भी हमारी। तो सर फिर शैल वी कंक्लूड द टुडे वेबिनार? सर ये लास्ट क्वेरी अभी आ गई सर, एनी हाँ सर। पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सटेंशन ऑफ डेट? देखिए ऐसा है, देखिए सर ऐसा है। पॉसिबिलिटी को तो यस बोलो सर। सर पॉसिबिलिटी पूछा है, पॉसिबिलिटी तो आप बताइए तो। पॉसिबिलिटी तो मेरे हिसाब से तो होना ही चाहिए। बस। डेट भी एक्सपेक्टेड डेट भी आ गई है, 7 अप्रैल मांग रहे हैं लोग। नहीं नहीं सर, होगा तो इसमें बहुत सिंपल सा है, वो जो 8 अक्टूबर का जो नोटिफिकेशन है ना, हम्म। सरकार को कुछ नहीं करना, उसमें जो 31/3/25 वर्ड लिखा है ना, उसमें लिख दे कि इसको 30/6/25 30 जून। पढ़ा जावे। इट्स वेरी सिंपल, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत लंबी चौड़ी नोटिफिकेशन है। इट्स वेरी सिंपल, सीबीआईसी के पास भी जाने की आवश्यकता नहीं है, विद इन मतलब उसकी मीटिंग में भी जाने की आवश्यकता नहीं है। सीबीआईसी इटसेल्फ भी एम्पावर्ड है टू डू सच थिंग। तो मुझे उम्मीद है ऐसा होना तो चाहिए, और अगर नहीं भी होगा तो आप हम क्या कर लेंगे। लेकिन चिंता मत करो, ये होगी तो 7 अप्रैल तक नहीं होगी, ज्यादा ही होगी। किसी भी सूरत ऑल में द अगर बढ़ेगी तो 7 अप्रैल की नहीं, ज्यादा बढ़ेगी, ये बात पक्का मान लीजिए। अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब सरकार की मंशा है कि इस स्कीम का मैक्सिमम बेनिफिट दिया जाए और मैक्सिमम लिटिगेशन को अवॉइड किया जाए, और सर्टेन क्वेरीज 73-74 वाली भी जो बीच वाली चल रही है, जिसको अभी एस्केप किया, आप समझ रहे होंगे गौरव जी, यस। उसमें भी कुछ ना कुछ अमेंडमेंट या क्लैरिफिकेशन आना चाहिए। इट इज वेरी लाइकली इन माय ओपिनियन। नहीं, बिल्कुल, अभी इसमें काफी चीजें बच रही हैं क्योंकि इस हाँ स्कीम एक्टिवेट करने में टाइम ज्यादा लग गया। इस हाँ वजह से भी इसमें जरूरी है कि एटलीस्ट 3 मंथ और दिए जाएं। हाँ। और सरकार को चूंकि 31 मार्च के रेवेन्यू टारगेट होते हैं, इसलिए सोच समझ के 31 मार्च किया हुआ है उन्होंने, हाँ, ताकि वो तो जितना रेवेन्यू कलेक्शन हो जाए वो तो हो ही जाए ना। अगर एक्सटेंशन आएगा भी तो कल इवनिंग तक ही आएगा, हाँ, किसी से पहले नहीं आएगा। उससे पहले नहीं आएगा कि नहीं आएगा। मैक्सिमम रेवेन्यू रिकवर हो जाए, यस कुछ यस। और, कुछ और जमा हो जाए। कुछ और हो जाए। वो सरकार हमेशा चाहती है, आपको पता ही है। नहीं, जो सरकार चाह रही है ऐसी हमारे क्लाइंट चाह रहे हैं। जो मैं आपको केस बता रहा था ना, वो बोले सर मेरे लास्ट में जमा करवाना, क्या पता डेट बढ़ जाए। नहीं, वैसे काफी लोग पॉजिटिव रेस्पॉन्स है, जो लोग जिसमें स्कीम में काफी लोग जा रहे हैं और कंक्लूड करा रहे हैं, क्योंकि GST का जो शुरू का पीरियड था 2-3 साल का, काफी अनसेटल्ड था। हाँ नहीं, ये बात तो है सर हमारे। तो सर कंक्लूड करें फिर इसको? यस। चलिए सर, मैं फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स के लिए हमारे सेक्रेटरी साहब CRC JK तिवारी जी भी जुड़ गए हैं। तो तिवारी जी, मैं आपसे चाहूंगा कि आप एक फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स CRC के बिहाफ पर हमारे दोनों स्पीकर साहब को और जो भी हमारे व्यूवर्स यहाँ पर रहे उनके लिए आप एक वोट ऑफ थैंक्स, फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स दें। ओवर टू तिवारी जी। Thank you, sir. Rajiv Gupta, sir, from Meerut, Regional Council member. And special thanks to two esteemed today's speaker, CA Binod Damni ji and CA Gaurav Agarwal ji. CA Gaurav Agarwal ji हमारे बड़े भाई भी हैं और हमारे सीनियर पार्टनर भी हैं।
अरे वाह, बहुत बढ़िया। पूरा हमारा जो सिस्टम है, मैं तो क्या इधर उधर ही रहता हूँ, तो पूरा हमारे कहें बैकबोन कहें, हमारे गाइडर मेंटर तो हमारे बड़े भाई साहब ही हमारा संभालते हैं। और बीच में मैं थोड़ा सा किसी काम में पर्सनल काम की वजह से नहीं ज्वाइन कर पाया था। मुझे उम्मीद है कि आज के दोनों लर्नेड स्पीकर हमारे विनोद सर और गौरव जी मिलकर के पूरे सीआरसी, और ये हमारा वीडियो जो है सर यूट्यूब पे रहेगा, जितने भी हमारे अभी मेंबर्स हैं वो दोबारा उनको सुनना चाह रहे हैं या किसी और अपने फ्रेंड को शेयर करना चाह रहे हैं, यूट्यूब का लिंक भी आपको शेयर हो जाएगा। तो आप सभी मेंबरों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और स्पेशल थैंक हमारे मॉडरेटर साहब का कि हमारे बिल्कुल अंत समय के रिक्वेस्ट पे करने पे, अभी चूंकि हमारे 6 बजे से एक और भी कार्यक्रम है, उस बिजी कार्यक्रम के होने के बावजूद भी हमारे बड़े भाई हमेशा तैयार रहते हैं सीआरसी को लेकर के। भाई जब भी साहब कोई देखो, कार्यक्रम कुछ भी करना होता है आप आदेश करें तो और ये उसका हाथों पालन हाथ ना हो लेते तो ये हैं बड़ा और गलत जो हो जाएगा। लगता है वो करते हैं। और हमारे डायनेमिक चेयरमैन अंकुर गुप्ता जी भी अभी इनॉग्रल में थे, अभी वो किसी और प्रोग्राम में कहीं हैं। और इसके साथ साथ हमारे आईसीआई की पूरी टीम छुट्टी वाले दिन भी हमें इसको पूरी हैंडल कर रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सो लॉट ऑफ थैंक्स टू बोथ द स्पीकर्स एंड मॉडरेटर एंड ऑल द टीम मेंबर्स टू ज्वाइनिंग टुडेज प्रोग्राम। और मुझे लगता है कि काफी कुछ आपकी जो क्वेरीज है वो रिजॉल्व हो गई हो। अगर फिर भी अगर कोई क्वेरी हो तो हमेशा से मैं कहता हूँ सीआरसी की आप ईमेल आईडी पे अपनी क्वेरी ड्रॉप कीजिए। हमारे एक्सपर्ट्स लोग जो भी हैं, जिस दिन के एक्सपर्ट्स होते हैं उनको हम क्वेरी शेयर करते हैं और उनसे जो जवाब मिलता है फिर हम आपको शेयर करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को जुड़ने के लिए। ओवर टू राजू सर। धन्यवाद सर, थैंक यू तिवारी जी, बहुत बढ़िया आपने सबको बातें बताई, कंक्लूड किया। और मैं इसके साथ अपनी तरफ से भी गौरव जी को, विनोद सर को धन्यवाद देना चाहूंगा पूरी टीम की तरफ से, और जितने हमारे व्यूअर्स हैं सभी को। तो बहुत जल्दी सर आगे किसी और इसी तरह हम आपका जो है ना मार्गदर्शन लेते रहेगी अपने सीआरसी के रूप में। मेंबर एट लार्ज के लिए आप इतनी सेवा कर रहे हैं, तो इसी के साथ सर अभी के लिए विदाई लेता हूँ। सभी को नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू गौरव सर। थैंक यू जी। ओके सर।